इनफाइनाइट ही होगा। यहाँ डायमेंशन ऑफ W4 इनफाइनाइट पूछ रहे हैं और यहाँ W4 के बारे में पूछ रहे हैं, तो W4 तो बिना किसी चेक किए हुए रियल के पहले चैप्टर से ही पूरा कर दो कि इसमें कितने वेक्टर आएंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर आएंगे, यस और नो। तो W4 भी आपका इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट में अगर कोई बात करे तो अनकाउंटेबल आएगा कि काउंटेबल आएगा, तो ये भी आपको पता है कि आपके पास अनकाउंटेबल ऐसी सीक्वेंसेस हो सकती हैं जिनका समेशन एम क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है, हाँ या ना। अरे मिस फोरियर, चंद्रमान ठीक है, कुलदीप? तो इनफाइनाइट है, और इनफाइनाइट में भी अगर बोलना चाहो तो हमने आपको बताया था इनफाइनाइट दो तरीके के होते हैं, या तो काउंटेबल इनफाइनाइट या अनकाउंटेबल है। तो ये W4 जो है काउंटेबल इनफाइनाइट नहीं आएगा, कितना आएगा, अनकाउंटेबल आएगा। तो ये 4th नंबर का क्वेश्चन मैंने पूरा कर दिया। किसी कुछ पूछना हो तो बता। ये स्लाइड नंबर 1। अब इसको हटाएंगे W4 से नीचे तक, फिर तीसरा क्वेश्चन उठाएंगे, फिर दूसरा उठाएंगे, फिर पहला उठाएंगे, ऐसे उल्टे चलेंगे, जिससे हमें क्वेश्चन बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। हटाइए प्लीज। समझ आ गया सबको? एक एक चीज मैं इसीलिए लिख रहा था कि आपको सब अच्छे से समझ में आ जाए। चलें, बोलो भाई। यस सर। अब आ जाओ, अब तीसरे नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ रोहित। देखो जी सर। इसमें लिखा है Q इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एट मोस्ट n। सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 3 का सोल्यूशन बना रहे हैं, ठीक है ना, ये जो नीचे लिखा है। अब सबसे पहले तो वेक्टर स्पेस बनाओ। वेक्टर स्पेस में क्या होता था, P, और P इज अ पॉलिनोमियल, ठीक है, P इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एट मोस्ट n होता था। यस सर। ये याद है, हमने इसका नाम PNR पढ़ाया था, ओवरफील्ड आर का। यस सर, हाँ याद है कि नहीं? ये ऐसे यस सर चल रहा है। नहीं सर, पढ़ाए थे। ऑल्सो डिनोटेड बाय PNR, याद हो, वेक्टर स्पेस ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एट मोस्ट n पढ़ाया था, और एक वेक्टर स्पेस ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ ऑल डिग्री पढ़ाया था, ठीक है। यस सर, तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, या B बोलें, या इसी को PNR बोलें, या इसी को लिखने का ये तरीका था P और PX इज इक्वल टू A0 प्लस A1X प्लस डॉट डॉट प्लस ANX की पावर n, और सारे कोफिशिएंट कहां से हैं, R से। यस सर। देखो कहां से शुरू कर रहे हैं, बात समझने की कोशिश करना, कहां से शुरू कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अब हमने देखें इस वेक्टर स्पेस, अभी सब स्पेस की बात नहीं कर रहा मैं, W3 की बात नहीं कर रहा, अभी W3 जिस वेक्टर स्पेस का सब स्पेस है, मैं उस वेक्टर स्पेस की बात कर रहा हूं, ठीक है। यस सर। तो अभी बताओ कि इस वेक्टर स्पेस का एक वेक्टर पॉलिनोमियल होगा, हाँ होगा सर। और वो पॉलिनोमियल में कंपोनेंट कौन है, उसके कोफिशिएंट पढ़ाया था, क्योंकि अगर मैं इनके कंपोनेंट बदल दूंगा तो वेक्टर बदल जाएगा, पॉलिनोमियल बदल जाएगा। तो जिसके बदलने से वेक्टर बदल जाता है उनको हम कंपोनेंट बोल रहे थे। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। तो इन कंपोनेंट में पुट 1 एल्स वेयर 0 का खेल खेल सकते थे। तो यहां पर अगर हम देखें तो B इज इक्वल टू, जब यहां 1 पुट करोगे एल्स वेयर 0 तो 1 मिलेगा, फिर यहां 1 पुट करोगे एल्स वेयर 0 तो यहां पर क्या मिलेगा, x, फिर x स्क्वायर x क्यू एंड डॉट डॉट ऐसे x की पावर n इज यूजुअल बेसिस कहलाएगी, यूजुअल या स्टैंडर्ड बेसिस कहलाएगी, याद है। हाँ, सब स्पेस में स्टैंडर्ड और यूजुअल वर्ड यूज नहीं कर रहे थे, लेकिन हमने वेक्टर स्पेस में करा था, कल यही पढ़ा रहे थे, आपको याद है। इसलिए स्टैंडर्ड बेसिस हो गई है, स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस V ओवर F, या आपका जो भी P ओवर F PNR से नोट कर रहे थे, हो गई। अब इसमें इस बेसिस में कितने एलिमेंट हैं, एंड द कार्डिनलिटी ऑफ दिस B इज इक्वल टू n+1 नंबर ऑफ वेक्टर हैं, n+1 है। देखो x से x पावर n तक गए, and the 1 is extra element here. So we have the n+1 number of elements. So the dimension of this vector space W is equal to कितना हो गया, W is equal to PNR कितना हो गया, n+1 हो गया, n+1.
तो एक बात समझने की कोशिश करिए, अगर कोई भी वेक्टर स्पेस ऑफ डिग्री एटमोस्ट n में लिखा गया तो उसमें 1 को लेकर n डिग्री तक जाओगे अगर, तो आपको n+1 li वेक्टर मिलेंगे, यानी उसकी बेसिस में n+1 नंबर वेक्टर मिलेंगे। आज के बाद क्या बोल रहा है कि इफ अ वेक्टर स्पेस ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री एटमोस्ट 10 बोल रहा है तो उसकी डायमेंशन, उसकी बेसिस में कितने वेक्टर जाएंगे? n+1, यानी कि 10+1 11 जाएंगे। समझ आ गया सबको? तो एक तो वेक्टर स्पेस भी सिखा दे रहे हैं। अब हम बात समझने की कोशिश करना कि क्या है और क्या नहीं है। एक बात बताओ, नाउ आपने इन 10th क्लास में आपने जो सीखा था, इन 10th क्लास में आपने जो सीखा था वो यही तो सीखा था इन 10th क्लास कि अगर px इज, सारे बच्चे ध्यान देना, अगर px इज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 का है, यस नो, एंड जी सर, अल्फा इज रूट ऑफ px, हाँ ना जवाब देना। अगर px एक पॉलिनोमियल डिग्री 4 का है, जैसे जो 10th क्लास में पढ़ा था आपने, एंड अल्फा इज रूट ऑफ दिस px, ठीक है, यस सर, then this px can be written as, क्या ऐसे नहीं लिख सकते थे कि this px is equal to, या ऐसे कहा लेकर दिस px इज इक्वल टू, जब अगर अल्फा उसका रूट है तो x माइनस अल्फा उसका एक फैक्टर बना होगा। हाँ सर, हाँ, और इस फैक्टर को उस 4 डिग्री के पॉलिनोमियल में डिवाइड करके जो बचा हुआ और रीजन होगा वो डिग्री 3 का मिला होगा कि नहीं मिला होगा, बताओ? यस सर, यस सर, यस है, तो अंदर कितना बचा होगा? ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, यही तो अंदर बचा होगा। तो x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, फिर डिग्री 2 का अंदर बचता। हाँ, अरे हाँ या ना मिस फोरियर रामासिस, ठीक है चंद्रभान, ऐसे ही तो लिखते थे। जी हाँ सर, यस सर, लिखते थे। अब आप तुम खुद बताओ, नाउ W3 क्या कह रहा है? W3 कह रहा है कि P जो है वो V से है। V का मतलब है एक वेक्टर स्पेस ऑफ पॉलीमॉर्फ डिग्री एट मोस्ट n का है, ठीक है। आप हमसे कह रहे हैं, सारे तीनों बच्चे, चंद्रभान, मिस फोरियर, रामासिस और रोहित, P बिलोंग्स टू B से है, यानी पॉलीमॉर्फ डिग्री एट मोस्ट n का है, ठीक है। और आप मुझसे कह रहे हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 3 में आप हमसे कह रहे हैं कि आप उसमें Q ले लो, Q, और आप हमसे कह रहे हैं कि Q1 पर 0 दे रहा है, Q3 पर 0 दे रहा है और Q4 पर भी 0 दे रहा है, यही तो कह रहे हैं आप मुझे। मतलब आप मुझे दरअसल एक 0 दे रहे हैं, उसका दूसरा रूट दे रहे हैं, तीसरा रूट दे रहे हैं, यही तो दे रहे हैं। तो क्या हमने आपसे कहा था कि 3 केस कल पढ़ाए थे डायमेंशन निकालने के, याद है? वेक्टर स्पेस लिखने के 2-3 तरीके बताए थे, जो अभी मैं कुलदीप से जिक्र कर रहा था कि W देख लो, एक ऐसा वेक्टर ढूंढो, वैसा वेक्टर ढूंढो। ये तो W को देखने का नजरिया था, W की डायमेंशन निकालने में मैंने 3 चीजें कल पढ़ाई थी। और उसमें क्या है, यहाँ पर एंट्रीज कहां से आ रही हैं, कॉफिशिएंट कहां से आ रहे हैं? R से आ रहे हैं। कॉफिशिएंट अगर देखे जाए R से आ रहे हैं, फील्ड भी R से आ रहा है। चारों बच्चे ध्यान रखना, चारों बच्चों के बाद चाहिए मुझे, फील्ड भी R से है, तो फील्ड की जनरल फॉर्म में लिखने वाला कॉन्सेप्ट तो लगेगा नहीं, है? और बाय डिफॉल्ट वाला भी कुछ इसमें नहीं है, क्योंकि इसमें सब अननोन तरीके से लिखा हुआ है। अरे इसमें इन जनरल तरीके से लिखा हुआ, क्यू को कोई दिया है नहीं, सब अननोन। और जब सब अननोन तरीके से दिया जाता है तो बाय डिफॉल्ट जनरल तो लिख नहीं सकते, और बाय डिफॉल्ट जैसा वैसा तो ले नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, सेकंड बचा क्या कि कंडीशन की जनरल फॉर्म में लिखो। और कंडीशन की जनरल फॉर्म के लिए 10th क्लास वाला यही तो पढ़ाया है मैंने, 10th क्लास वाला, इसीलिए तो इसे पढ़ाया मैंने 10th क्लास वाला। ये हेल्प करेगा कैसे कि अगर हम कहें तो Q कैसा होगा, Q V से ऐसा होगा सच दैट, जहां पर है Q है ना, तो क्या है कि x-1, दूसरा होगा x-3 और तीसरा होगा x-4। ये 3 फैक्टर बाहर आ जाएंगे, हो गया। और डिग्री कितना तक का था, n तक का था ना, और इसमें कितने आ गए, ये 1 डिग्री का बाहर आ गया था तो 3 का बचा था, यहाँ 3 डिग्री बाहर हो गई। अब 1 डिग्री तो टोटल 3, अंदर 3 डिग्री कम करनी पड़ेगी। तो ये कहां तक जाएगा, ये जाएगा b0 प्लस b1x प्लस डॉट 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 प्लस bn-3 इंटू x की पावर n-3 तक जाएगा कि नहीं। और सारे bi कहां से आएंगे, R से आएंगे, और फील्ड भी क्या है इसका, R से आएंगे, फील्ड भी R है। गेट माय पॉइंट? यस सर, यस सर। So अब field and the coefficient and the component coming from the same field, आपको कुछ चेंज करना नहीं है, कंडीशन की जनरल फॉर्म में भी लिख दिया हमने। यस सर।
अब क्या कर सकते हैं, अब क्या कह सकते हैं, अब ये कह सकते हैं कि अब आप इनमें से तो कुछ चूज करना नहीं है क्योंकि ये तो फिक्स हो चुके हैं। इसमें कोई कोएफिशिएंट यूज हो रहा है क्या, इसमें कोई कंपोनेंट यूज हो रहा है क्या? नहीं, कंपोनेंट तो यही है। तो अब देखें अगर तो x की पावर 1 से लेके x की पावर n-3 तक तो ये कंपोनेंट यूज करने और एक एक्स्ट्रा, तो जो भी अंदर लिखा होता है जितने पावर तक होता है उससे एक ज्यादा लेते हैं, तो n-3 से एक ज्यादा यानी कि b0 को भी ऐड करेंगे। तो कितना हो गया, तो डायमेंशन ऑफ W3 इज इक्वल टू n-2 हो गई कि नहीं हो गई? यस सर। सामने दिख रही है। और हमने चारों बच्चों हमने क्या कहा था कि सिर्फ डायमेंशन नहीं निकलवाते हैं इससे, जो मैंने वो 3 कैटेगरी बनाई थी उससे डायमेंशन के साथ बेसिस भी निकालते हैं। अब अगर बेसिस निकालना चाहोगे तो कैसी होगी, बेसिस b इज इक्वल टू, ये तो सभी में कॉमन रहेगा। अरे ये तो बाहर है ना, कम से कम एक बेसिस निकालने का तरीका सिखाया था, जबकि ये भी बताया था मैंने कि किसी वेक्टर स्पेस के पास एक से ज्यादा बेसिस होती हैं, लेकिन हमने ये कहा था कि तुम कम से कम एक बेसिस निकाल सकते हो, यही सिखाया था। तो अगर b0 की जगह 1 पुट करेंगे और बाकी b1 और सबकी जगह 0, तो ये बचा होगा x-1, x-2, x-4। जी सर। और अगर b0 की जगह 0 और b1 की जगह 1 बाकी सब करेंगे तो ये x-1, x-2, x-4 और इंटू x है। और ऐसे ही डॉट 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 चलते चलते एक बार यहाँ 1 पुट करोगे तो x-1, x-2, x-3 और यहां से मिलेगा कितना, x की पावर n-3 मिलेगा। ये उसकी एक बेसिस होगी, इज वन ऑफ द बेसिस। हम जानते हैं नीचे का नहीं दिख रहा होगा तो मैं पीछे कर दूंगा। दिख रहा है क्या सब? दिख रहा है हाँ। अरे तो मेरी मदद नहीं करोगे, बोलो ना समझ आया कि नहीं आया? सर जो मल्टीप्लाई किए एक बार रिपीट कर दीजिए नीचे वाली लाइन। कौन सा मल्टीप्लाई, ये वाला? जी सर। ये वाला मल्टीप्लाई अगर किया है तो ये 10th क्लास वाली बात समझ नहीं आई होगी। अगर इसको किसी को समझ नहीं आया तो मतलब ये समझ नहीं आया। बेसिस में जो मल्टीप्लाई आपने किया, ए नीचे एस बी क्या लिखा जी? ये बी है ना जी, बी। तुम ये बताओ कि ये समझ आया ये जो क्यू लिखा है यहाँ पे? जी सर। क्यू समझ आ गया कि क्यू एक्स ऐसा दिखाई देना चाहिए? जी सर। है? अब अच्छा ये जो है ये 3 फैक्टर तो फिक्स हैं, यानी जो भी क्यू होगा वो ऐसा जरूर करेगा। तो आप ये देखो क्यू 1 पुट करो तो ये 1 यहां रखने से 0 हो गया पूरा। जी सर। 2 पुट करो, सॉरी 3 था कि 2 था? ये 2 है, 3 है। 2 3 कर दिया सर, वो स्टार्टिंग में लास्ट में बस आपने 2 कर दिया। 3 कर दो रहा हूं मैं, ठीक है? जी सर। ठीक है। अब सुनो ना, तो एक बात बताओ, ये सब कुछ सेम रहेगा अंदर। अब एक बात बताओ, ये जो क्यू है चंद्रमान, ऐसे ऐसे रट्टा नहीं मारना है, ये जो क्यू है मेरे बच्चे, ये क्यू कब बदलेगा? अगर एक क्यू से हम दूसरा क्यू ढूंढना चाहें तो क्या बदलना पड़ेगा आपको? इनमें से तो कोई चेंज कर नहीं सकते ना तुम अब। जी सर, कंपोनेंट बदल देंगे। ये बदलोगे ना इसके अंदर जो लिखा है जनरल फॉर्म में। तो अब B0 और B1 और Bn-3 यही तो वो कंपोनेंट है जिसको बदलने से डिफरेंट क्यू मिल सकते हैं इस W3 के। हाँ बिल्कुल जी सर। तो इस B0 की जगह 1 पुट करिए, एल्स 0 पुट करोगे तो B0 की जगह 1 और इन सब जगह 0, तो इसके अंदर जो है उसमें 1 ही तो मिला, और ये इंटू 1 तो ये 1 जी सर। 1 टाइम। फिर इस B0 की जगह 0, B1 की जगह 1 और बाकी 0, तो यहाँ से x मिलेगा। अब ये x पूरे इसमें मल्टीप्लाई होगा तो x-1, x-3, x-4 इंटू x। जी सर। तो ऐसे क्या बनेगी इसकी, पुट 1 एल्स 0 के खेल से क्या बनती थी? हाँ थैंक यू सर। हाँ जी सर स्लाइड नंबर जी, स्लाइड नंबर 2। ऐसे ही सिखाएंगे, देखो सारा हम आपको। रुको ना अभी 2 मिनट, कुछ भी निकालो, कुछ भी करो, क्या ही फर्क पड़ता है। चलें? यस सर। अब W3 चला गया। अब W जो 2 है वो आप जो है खुद करेंगे या हमसे पूछेंगे? कर लेंगे सर। कट कॉपी पे आंसर तो वही आएगा क्योंकि इसमें भी वही है।
चंद्रभान कर लोगे, रामाशीष कर लोगे, महेश कर लोगे, यस सर। प्रतीक कर लोगे, अदित कर लोगे ना। ये वही आ गया x माइनस टू एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन, फिर वही डायमेंशन n माइनस टू ही आएगी। ठीक है, तो इसको भी कर लीजिएगा। अब आता है 1, अब आता है 1 एंड अच्छा फील्ड क्या है R, Aij कहां से आ रहे हैं? अच्छा एक बात बताओ, W1 के अंदर अजीत, W1 के अंदर n क्रॉस n की सारी मैट्रिसेस का कलेक्शन है। यस सर, कलेक्शन जिसकी एंट्रीज R से हैं। R से, यस सर। तो अगर इस W1 में अगर हम वेक्टर्स पढ़ना चाहते हैं तो W1 के वेक्टर्स n क्रॉस n की मैट्रिसेस हैं जिनकी एंट्रीज R से हैं। यस सर। ठीक, अगर मैं इस W1 के वेक्टर को बदलना चाहता हूं, मतलब मैट्रिक्स बदलना चाहता हूं, मैट्रिक्स बदलना चाहता हूं, तो मतलब एंट्री बदलनी पड़ेगी। यस सर, यस। तो यहाँ इस W1 में आने वाले वेक्टर्स मैट्रिसेस हैं जिनकी एंट्री या कंपोनेंट R से आ रहे हैं। आ रहे हैं कि नहीं? यस तो सर। कंपोनेंट R से हैं और फील्ड भी R से ही है। तो यहाँ पर फील्ड की जनरल फॉर्म वाला लिखने वाला कॉन्सेप्ट तो होगा नहीं डायमेंशन निकालने का, क्योंकि सेम सेम जगह से आ रहा है। मोस्ट ऑफ 90-95% मैंने बोला था, एक दो केसेस में ऐसा हो सकता है कि ये वायलेट कर जाता है। मैंने कल भी और 2 दिन से यही पढ़ा रहा हूं। अब कंडीशन क्या है कि वो एंट्री Aij 0 होने वाली होंगी जिसमें I n को डिवाइड करता है। यस सर। क्या कहा? अच्छा, Aij 0 वेन एवर, इस बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, वेन एवर I डिवाइड्स n, इसका मतलब है I क्या करता है, n को डिवाइड्स करता है। यही होता है ना मतलब अजीत? यस सर। अच्छा, I क्या स्टैंड करता है यहाँ पे? ये I जो है वो ith रो को स्टैंड करता है। यस सर। मतलब समझो, अगर 1, सिंपल बात समझना, अगर मान लेते हैं कि 2 डिवाइड्स n करता है, मान लो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं n की वैल्यू जैसे 6 है, n की वैल्यू जैसे 6 है, तो 6 को 2 क्या करता है, डिवाइड करता है कि नहीं करता? यस ठीक है। तो यहां पर I की वैल्यू हम 2 ले सकते थे अगर n की वैल्यू आपकी 6 है। क्यों? क्योंकि 2 6 को डिवाइड करता है। ठीक, समझना। यस सर। तो अगर I की वैल्यू 2 ले रहे हैं तब I n को डिवाइड कर रहा है, तो फिर ai की जगह 2 पुट करो तो a2j क्या होना चाहिए? पूरा 0 होना चाहिए। अब a2j रामाशीष पूरा 0 होना चाहिए, प्रतीक और अजीत। तो क्या होगा यहाँ पर? a2j 0 का मतलब a21, a22, a23, a24 पूरी रो 0 हो गई कि नहीं हो गई? यस सर। तो अब हाँ, कंडीशन समझो पहले कि अगर I n को डिवाइड करता है तो एक एंट्री नहीं 0 होने वाली है, यस सर। वो ith रो पूरी 0 होने वाली है। यानी कि ith रो बिकम 0, क्या हो जाने वाली है? बिकम 0 रो हो जाएगी अगर हमारा I जो है वो n को डिवाइड करे। डिवाइड, यस सर, है ना? यानी कि एंट्रीज इन ith रो विल वैनिश, वैनिश का मतलब 0 हो जाना, 0 हो जाएंगी अगर I क्या कर देगा, n को डिवाइड करने है। चूंकि Aij, चूंकि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना है? फील द मैथ दिस फॉर ईयर, कुलदीप सारे बच्चे, अगर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स चूंकि n क्रॉस n है तो 1 रो, एक रो क्या करती है? 1 रो कंटेनिंग n एंट्रीज। अरे एक रो में कितनी एंट्रीज होंगी? यस सर, n एंट्री होंगी। और अगर एक I n को डिवाइड कर देगा तो वो ith रो पूरी 0 होगी, मतलब एक बार में n एंट्रीज को 0 कर देंगे आप। हाँ जी सर। यही होने वाला होगा। तो हम ओवरऑल जो हम देखो, ये सोल्यूशन में नहीं लिखा जाता, ये हमारे अंदर चल रहा था जो मैं बाहर लिख रहा हूं आपके लिए, क्योंकि आपको सिखाना है ना? तो अगर देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि इफ I डिवाइड्स n करता है देन n एंट्रीज विल बी 0 एट अ टाइम। एक टाइम में कितनी n एंट्री 0 हो जाएंगी? यस सर। यानी जब n एंट्री 0 हो जाएंगी तो उन एंट्रीज की जगह पे 1 तो पुट नहीं कर सकते। यस सर। डायमेंशन में काउंट भी नहीं होगा है? Yes, sir. तो अब समझो क्या होगा।
अब सवाल ये है, अब सवाल क्या है? सवाल ये है सवाल क्या है, अब समझो कि एक अगर आई एन को डिवाइड करता है तो वो ith रो पूरी 0 हो जाएगी। टोटल एंट्री कितनी है? एन स्क्वायर n स्क्वायर है। टोटल एंट्री n स्क्वायर है। आप समझना, टोटल एंट्री n स्क्वायर है। मान लीजिए, बात समझना, 5x5 की मैट्रिक्स में ऐसे आई कौन कौन आ गए? मान लो क्या है, 5x5 की मैट्रिक्स है, ध्यान रखना है। टोटल एंट्री 25 होंगी, ठीक है सर। अच्छा, टोटल एंट्री 25 होंगी और आई डिवाइड्स n करेगा और n की वैल्यू 5 है। अब बात समझना, तो क्या होगा? अब ये पता करो कि ऐसे कितने आई हैं जो 5 को डिवाइड करते हैं। तो यार 5 को डिवाइड करने वाला फार्मूला है, वो डिविजर वाला लगा दो, टाउ एन, याद है? तो टाउ एन लगा दो। टाउ एन क्या होता है? टाउ एन होता है नंबर ऑफ डिविजर्स, देता है ना नंबर ऑफ डिवाइजर्स, और जिसमें क्या होता है, 1 भी इंक्लूड होता है और लास्ट में n भी, क्योंकि 1 भी n को डिवाइड करेगा, n भी n को डिवाइड करता है। तो टाउ n जो होता है वो देता है कितने ऐसे i होंगे जो इसको डिवाइड करेंगे। बात समझते रहना, एक i क्या करेगा? एक i 5 एंट्री को 0 कर देगा, हाँ या ना? जी सर। यही तो पढ़ा रहा हूं। और तुम ये बताओ, मान लीजिए 3 ऐसे आई मिले जो n को डिवाइड करते हैं, तो यार एक आई ने n एंट्री को 0 किया होगा, तो दूसरी वाली आई ने भी n को किया होगा, तो 3n एंट्री 0 हो गई। जी सर। यस सर, यस। तो अब टोटल n स्क्वायर जगह पर आप 1 पुट कर सकते थे, लेकिन अब n स्क्वायर में से 3n चला गया। यस सर। है? अब हाँ। इसमें क्या है? इसमें ये 3 जो है वो डिविजर्स हैं, मतलब कितने आई थे जो उसको डिवाइड कर रहे थे, और एक डिविजर से यानी एक आई से n एंट्री 0 होती थी। यही तो हो रहा है। यस सर। जैसे अब बताते हैं, यानी 1 5 को डिवाइड करता है, यानी आई की वैल्यू 1, तो आई की वैल्यू 1 मतलब फर्स्ट रो पूरी 0 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बताओ? जी सर। यस सर। अब 2 तो 5 को डिवाइड करता नहीं, ना ही 3 5 को डिवाइड करेगा, ना 4 5 को डिवाइड करेगा, और ना ही अब 5 को डिवाइड करेगा। तो केवल ऐसे 2 आई ही तो निकले हैं जो 5 को डिवाइड करते हैं, और वो लास्ट वाली रो को 0 कर देंगे। बाकी हर जगह तो 1 1 1 1 1 1 पुट करने की चॉइस है कि नहीं है? जी सर। तो टोटल आपके पास 25 चॉइस थी, उनमें से ये 5 निकाल दो और ये 5 निकाल दो, यानी कि 2 into 5 निकाल दो। यस सर। एक 5 और एक 5, तो ये 2 क्या है? ये 2 वो डिविजर्स हैं, जैसे 1 और 5 2 डिविजर निकले और एक डिविजर से n एंट्रीज को वैनिश कर देगा। अरे जी समझ सर। आया? जी सर। यस अजीत। यस सर। इससे क्या हुआ? अब मेरा सवाल समझना, इसको हटा रहा हूं मैं। सवाल ये है, सवाल नहीं, दैट इज 1 आई मिस फोरियर पढ़ो। यस सर। एक आई क्या करेगा? n एंट्रीज को 0 करता है, इसको 0 करते हैं। ठीक यस है। सर। और सबसे दूसरी क्वेश्चन, हाउ मेनी सच आई गिव्स आई डिवाइड्स n, ऐसी कितनी है? है? Yes, तो इसका जवाब क्या होता है? सवाल ये है कि ऐसी आई कितनी है जो ये देती हैं, तो इसका आंसर है कि टाउ ऑफ n, यानी कि नंबर ऑफ डिविजर्स होते हैं, आए ना? यस ये बात सही है। तो अब एक बात हाँ, बताओ कि अगर मैं ये कहूं कि टोटल नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल एंट्री अगर गिनना चाहें, याद होगी हम गिनवा चुके हैं, टोटल नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल एंट्रीज गिनना चाहें, तो तुम खुद बताओ टोटल n स्क्वायर थी। यस सर। यस सर। और n स्क्वायर में से टाउ n इंटू n बाहर हो गई। क्यों? क्योंकि ये क्या देता है? ऐसी कितनी आई, और एक आई से n एंट्री 0 होती है एक बार में।
तो Yes. ये जाके क्या बनेगी? सो ओवरऑल यही तो डायमेंशन थी जो कल भी मैंने Not कहा था, जो हम वर्क करके आना, द डायमेंशन ऑफ दिस W1 इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस n टाइम्स ऑफ tau n। थोड़ा दिखने में अच्छा लगता है, ये उसकी डायमेंशन निकल के आएगी। प्रेम्स बोलो हाँ या ना। किसको समझ नहीं आया? यस सर। एक बार में किसको समझ नहीं आया ये बताओ? बोलो। अब अगर यही वहां W4 तक हो चुका था, एक क्वेश्चन अगर ये बनाते, जैसे W5 4 तक हो चुके हैं पीछे, अगर हम बनाते कि A1, A2, A3 and dot dot up to AN belongs to Rn such that AI is equal to 0 if I divides N, तो इसमें क्या होता मिस फोरियर? इसमें Yes, यही तो sir. फर्क है। इसमें यहाँ पर एक ही इंटरपल है, एक ही रो है, हाँ सर। है? यस और सर। उसमें ये A11, A2, A3, A4 है। तो यहाँ पे मान Yes, sir. लीजिए वो कह रहे हैं कि आपके AI 0 हो जाएंगे अगर I N को तो डिवाइड sir, करता है। n माइनस टाउ n। n माइनस टाउ n होगा केवल, बस। यस सर। क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्टली जिस I को n को डिवाइड करना है उस AI की जगह 0 हो जाएगा। पूरी रो थोड़ी ना 0 हो रही है, यहाँ रो वाला है ही नहीं कॉन्सेप्ट। यस सर। यस और सर। वहां आयत रो का कॉन्सेप्ट था, इसलिए एक आई से एन जाएगा तो दूसरी आई से दूसरा एन एंट्री जाएगा, तो टोटल दो एन एंट्री होगी जो 0 हो गई। अगर तीसरा भी आई मिल गया तो जितने आई मिले उसमें एन को मल्टीप्लाई करके इतनी एंट्रीज होंगी जो 0 हो गई होंगी, इनकी जगह पे 1 पुट कर ही नहीं सकते। इसका मतलब टोटल चॉइसेस में से इन एंट्री को माइनस कर दो तो मेरे इस डब्ल्यू की डायमेंशन निकल आएगी। वैसा ही हमने किया और हमने डब्ल्यू की डायमेंशन को निकाल लिया। बोलो किसी को दिक्कत आया? नहीं सर। इतना ही बोल पाएंगे एक बार में। एक सांस इसमें क्या में करना ज्यादा ही है? बोल- इसमें क्या है कि ये सीधा सीधा है मेरे बच्चों। डब्ल्यू डायमेंशन 5 का वो क्या है? टोटल n चॉइसेस थी अजीत, यस सर। n चॉइसेस थी और n n में minus से n tau. टाउ n माइनस कर दो, यस सर। है? ठीक है। सेकंड स्लाइड। मोस्ट वेलकम अगर तुम्हें कुछ भी पूछना है। सर थर्ड है, क्या थर्ड? स्लाइड थर्ड है। स्लाइड Slide. मैं तो सोच रहा था आप हमें कुछ और बताने लग गए। अभी मैं एक दो क्वेश्चन और देख लूं आपके लिए। सर नीचे बहुत वाला जो लाइन interesting. 2 लाइन लिखे हैं एक बार थोड़ा सा उसको फिर बता दीजिए सर, उसमें दिक्कत किसको हो रहा है। किसको? ये क्वेश्चन जो लास्ट में W5 लिखे हुए हैं सर। ये W5 है, इसमें क्या कर रहे हैं? अच्छा एक बात बताओ, जैसे मैं आपको बताऊं ये R10 होता, यहां देखो तुम, R10 होता, ठीक है? जी सर। ठीक है। अब यहां n की जगह 10 किया ना मैंने, तो जी। आप देखो, आप n की जगह 10 कर रहे हैं, ठीक है? देखते रहे ना। तो ये 10 टपल आप कलेक्ट कर रहे हो हाँ प्रभाकर, सर। ऐसे 10 टपल कलेक्ट कर रहे हो जिनके ith पोजीशन पे 0 होगा अगर I 10 को डिवाइड कर दे, ठीक जी सर। है? अब I 10 को डिवाइड करने का मतलब 10 के डिविजर ढूंढ लो। 10 के डिविजर कितने होते हैं आप निकालें तो 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 into 5 2 की पावर 1 ये, और यानी कि 1 + 1 यानी कि 2 4 होंगे। 4 डिवाइजर होते हैं, ठीक? तो 4 डिवाइजर होंगे जी सर। तो उन 4 पोजीशन पे 0 हो गया। हाँ सर। अरे हाँ है ना? जैसे A1 0 होगा, A2 0 हाँ, हो होगा, A5 0 होगा, A10 0 होगा। 4 0 हो गए यहाँ पे। क्या उन 4 0 की जगह 1 पुट एल्सवेयर 0 वाला खेल खेल सकते थे? जी सर। नहीं, नहीं ना। अरे रेस्पॉन्ड किया करो भाई, करंट में रह के रेस्पॉन्ड हाँ किया सर। तुरंत तुरंत। जी सर, जहाँ 0 है वहाँ नहीं तो पुट कर पाएंगे। नहीं होगा। तो टोटल आपके पास 10 ऐसी चॉइसेस थी जहां पुट 1 एल्सवेयर 0 का खेल खेल सकते थे, हैं? जी जी। लेकिन उनमें से आपने कुछ जगह पर ये पोजीशन हटा दी, ये काम नहीं कर सकते। वो कितनी जगह पर? जितने 10 के डिविजर थे, है ना? जी सर। 10 के डिविजर कितने थे वो टाउ 10 फार्मूला दे देगा। हाँ तो इतने ही तो पोजीशन बची जहां पर पुट 1 एल्सवेयर 0 का खेल खेल सकते हैं। जी सर। ये है। तो अब मैं यहाँ पे n कर दूं, हाँ वही सर। n के लिए अप्लाई कर दिया। जी। असल में मैं इसको मैट्रिक्स फॉर्म में देखने लगा था, इसलिए ऊपर वाले के हिसाब से। इसीलिए तो हमने इसके बाद तुरंत इसे कराया। जी नहीं समझे बात? बच्चे ये सिखा देते
तो इसमें भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे आप सीखते वक्त कंफ्यूज हो गए, अभी 2 महीने के गैप के बाद करते तो कंफ्यूज हो जाते। हर चीज में इसलिए करस्पॉन्डिंग अक्सर रखने की कोशिश करता हूं जितना मुझे याद होता है, जिसके बाद इसे क्यों रख रहे हैं। वहां पर यही समझाना है कि यहां पर आई अगर एन को डिवाइड करता है तो इस आई से रिलेटेड एक एंट्री नहीं है। इस आई का मतलब आयत रो है पूरी, और आयत रो पूरी 0 होने का मतलब है कि एन एक साथ 0 होंगी। इस आई से जुड़ी एन एंट्री 0 होंगी, लेकिन इस आई से जुड़ा इंडिविजुअल पोजीशन 0 होगा एक केवल जी। ये फर्क है, इसलिए इसमें एन टाइम्स करके माइनस करना पड़ा और इसमें इंडिविजुअल केवल अकेला 1 टाइम ऑफ टाउ नहीं माइनस हुआ। जी सर, थैंक यू सर, आगे समझ में। जी बिल्कुल मेरे बच्चे, हटाओ जरा। ब्लर नहीं होना चाहिए, मेरा नेटवर्क उतना ही जितना रोज होता है। चलें, हो गया ना? बताओ प्लीज। हो गया सर। हाँ सर। इसका असाइनमेंट कराते वक्त बहुत मजा आएगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस डाले हुए हैं। आई नो कि क्या लिखा, किसी बच्चे ने कुछ लिखा है? क्या हुआ? अरे हम पूछ तो रहे भैया, ब्लर रिलर का हम पूछ रहे हैं खुद ही, आप हमें बताइए ना क्या है दिक्कत। टेक्स्ट करोगे तो हमारा ध्यान पढ़ा, इसकी प्रॉब्लम है तो आप बोल के बता दिया करो कि सर वेट कर लो, ब्लर आ रहा है, क्या है। मैं टेक्स्ट करने के सख्त खिलाफ हूं। आलसी क्यों बन रहे हो? आपको बोलने की आजादी है हमारी क्लास में, आप तब भी नहीं बोल रहे हैं, और जहां बोलने का मन होता है आजादी नहीं होती है। अपना हक अपने पास रखिए। अगर ब्लर आ रहा है तो सबका आ रहा है, मेरी तरफ से अगर आ रहा है तो फिर तो मैं रुकना पड़ेगा ना। मैं मान लो किसी बच्चे का एक का आ गया तो थोड़ा कहते हैं कि चलो थोड़ा वेट कर लो, आ जाएगा, नहीं होता तो मुझसे हम ऑप्शन दे देते हैं कि भाई तुम कल पूछ लो जहां पर अटक गए हो। अगर हमारा आ रहा है तो सारे बच्चों का ही नुकसान है फिर तो मतलब अभी ठीक है भाई, हो सकता है कि फ्लक्चुएट कर रहा है, स्पीड तो 200 के ऊपर दिखा रहा है। सही आ जाए तो बता देना, अपना अपना बोल के बताया करो भाई, ऐसे नहीं चलेगा। सर सही है। हैं? सही है। देखो एक क्वेश्चन और कर, बस हुआ था, अभी क्लियर हो गया। देखो एक क्वेश्चन और करते हैं, एक डिस्कशन। फाइंड at least one polynomial satisfying p of x is equal to p1 minus x। क्या लिखा है प्रभाकर? आप ऐसे पॉलिनोमियल को ढूंढ के दिखाइए जो px इज इक्वल टू p1 माइनस एक्स की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, दिख गया प्रभाकर? सुनाई नहीं? जी सर। हाँ सर। हाँ सर, करंट में रहो बिल्कुल, तुम बहुत स्वस्थ हो जाते हो। फाइंड एटलीस्ट वन पॉलिनोमियल सेटिस्फाइंग दिस। ये क्यों करा रहे हैं? क्योंकि सीएसआर नेट या हमारी इस प्रिपरेशन में एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना। उस क्वेश्चन को करने में 10-15 मिनट का समय लगेगा, लेकिन तसल्ली से डायमेंशन निकालने के कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें कैलकुलेशन इतनी ज्यादा तगड़ी है, और तगड़ी नहीं है, ज्यादा बड़ी नहीं है, कैलकुलेशन ज्यादा टफ नहीं है, लेंदी नहीं है,
लेकिन कॉन्सेंट्रेट ज्यादा करना है कि कोई भी एक पॉइंट छूट गया ना तो अलग डायमेंशन निकल जाएगी। इसलिए कैलकुलेशन टफ होना अलग चीज होती है, और कैलकुलेशन में जो कंसंट्रेशन है, जो करते वक्त ध्यान जो चीजें देनी है वो अलग है। आसान है लेकिन कोई चीज छूटनी नहीं चाहिए। और एक कैलकुलेशन होती है जिसमें करते रहो बैठ के, तो ये ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ कुछ चीजें सीखने, एक ऐसे क्वेश्चन की तैयारी करने जा रहे हैं, उसके लिए मुझे पहले ये सीखना पड़ेगा। ओके, सुना। तो हम एक ऐसा पॉलीनोमियल ढूंढते हैं जो इस कंडीशन को होल्ड करता है। सबसे पहले तो वन पॉलीनोमियल, कांस्टेंट पॉलीनोमियल, पहला स्ट्रक्चर कांस्टेंट पॉलीनोमियल ये हो सकता है। आपको पता है कि अगर px इज इक्वल टू 1 है अथवा px इज इक्वल टू 0 पॉलीनोमियल है तो वो इस कंडीशन को होल्ड करेगा क्योंकि कांस्टेंट है। यार x पर 1 दे रहा है तो 1 माइनस x पर भी 1 ही देगा क्योंकि वो कांस्टेंट है हर किसी x के लिए, है। तो यहां पर ये दोनों के दोनों p ऑफ x और p ऑफ 1 माइनस x को 1 ही देंगे, चाहे कोई भी रियल नंबर से x ले लो। ये बात सही है क्या प्रभाकर में? इसको हाँ सर सही है, बिल्कुल सही है। अब दूसरा स्ट्रक्चर में उठाने जा रहा हूं। अब पॉलिनोमियल कैसे होते हैं मेरे बच्चे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कान खड़े कर लो। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जब भी जिक्र हो रियल या लीनियर में, और खासकर लीनियर में, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में ये दोनों पॉलिनोमियल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल और एक जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल भी तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल ही है। हाँ सर है और एक नॉन जीरो, इन दोनों के, इसीलिए मैंने दोनों रखे हैं साथ में, ऐसा नहीं है। तो अब मेरी बात समझना, सवाल ये था मिस फोरियर कि px इज इक्वल टू p 1 माइनस x की कंडीशन को होल्ड करने वाला पॉलिनोमियल है क्या आपके पास? जवाब ये आया कि सर हाँ सर है। कांस्टेंट 0 डिग्री वाले में तो है, अब 1 डिग्री वाले में है कि नहीं ये देखने जा रहे हैं। ठीक, यही होगा। ठीक है। ऑफ डिग्री 1 में चेक करने गए, एक दिन सर ने भी यही बताया था। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं क्वेश्चन लिखता, आंसर देता, तो मैं आंसर भी समझ में आ जाता, लेकिन सवाल ये आता कि सर को ये बात कहां से पता चली कि इसी टाइप के पॉलिनोमियल होंगे। तो सर ने उस दिन भी ढूंढ के दिखाया था पॉलिनोमियल, और आज भी ढूंढ के बता रहे हैं। हम आपको सिर्फ करंट दे दे रहे हैं, बाकी आप काम आगे कर सकते हैं। एक फील तो बैठ जाएगा किस तरह से हम प्रोसीड कर सकते हैं। तो उसके लिए ऑफ डिग्री 1 का अगर लें तो मान लीजिए px इज इक्वल टू है हमारा ax प्लस b टाइप का, ठीक है। और जो कंडीशन क्या होल्ड करता है, p ऑफ x इज इक्वल टू p ऑफ 1 माइनस x, यानी कि ax प्लस b इज इक्वल टू a 1 माइनस x प्लस b के बराबर आना चाहिए। हाँ सर। v तो b सेम है, ये कैंसिल आउट होना चाहिए। अब यहाँ पे ये ax आ गया और यहाँ a और माइनस ax आ जाएगा। यहाँ से तो ये 2ax इज इक्वल टू a आ गया, हाँ या ना? यस सर। तो इसका मतलब क्या हुआ, a से अगर हटाएंगे तो 2x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/2। 1/2। यस। ओहो बाबा कुछ निकला है, सुनो ना। अगर कोई भी 1 डिग्री का पॉलिनोमियल हुआ जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो वो केवल एक पॉइंट के लिए करेगा, पूरे आर के लिए नहीं करेगा। और हमें क्या चाहिए था, ये जो कंडीशन है वो हर किसी आर के लिए सेटिस्फाई हो। मतलब अगर मैं x की वैल्यू 1 लूं तो p1 और p0 बराबर होना चाहिए। अगर मैं x की वैल्यू 1/2 लूं तो p1 1/3 ले तो p1/3 इज इक्वल टू p2/3 मिले। यानी फॉर ऑल x के लिए सेटिस्फाई करना चाहिए था ना? यस सर। ठीक है। तो अब क्या है कि कांस्टेंट में एग्जिस्टेंस मिला, हाँ सर। यहां डजंट एग्जिस्ट मिला। फील द मैथ। अब जब हम यहां जाएंगे तीसरे में ऑफ डिग्री 2 का लेने के लिए, तो अब गुरुजी ये हम वही करेंगे। डिग्री 2 का कैसे लेते हो, px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c करोगे मिस फोरियर, ठीक। फिर px इज इक्वल टू p 1 माइनस x को इक्वेट कराओगे, फिर सॉल्व करोगे ना, ऑल दैट डिसम करोगे। लेकिन हम ये कहते हैं कि एग्जिस्टेंस ही देना है, तो px इज इक्वल टू x और यहाँ पे 1 माइनस x करके देखो जरा, ये डिग्री 2 का है कि नहीं है, एक पार्टिकुलर है। इसमें हम p 1 माइनस x करें तो x की जगह क्या पुट कर दो, 1 माइनस x ना, तो इस x की जगह मैं 1 माइनस x पुट कर रहा हूं और इस 1 माइनस x यहां कर दे रहा हूं इस x की जगह। तो ये 1 इस 1 से और माइनस माइनस प्लस, तो लौट के x 1 माइनस x आ गया कि नहीं आ गया, ये दोनों बराबर हो गए हैं। तो यहां से px और p 1 माइनस x बराबर है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r के लिए। मतलब डिग्री 2 में भी ऐसा संभव है कि नहीं? यस सर। और ये आएगा कहां से, जो गुरुजी ने अभी बताया ऊपर से, इसको सॉल्व करके देखना कुछ ना कुछ निकल आएगा।
हाँ सर। और ये डिग्री 2 में है, डिग्री 3 में भी मिल सकता है, डिग्री 4 में भी मिलेगा, डिग्री 6 में भी मिलेगा। इस तरीके से मिलना शुरू होता है। बात समझना। सर। तो हाँ। मैं आपको यहाँ से एक डिस्कशन की जगह दे रहा हूं कि रट्टा मार प्रणाली नहीं सीखनी है, और आज तक हमने किसी रिजल्ट को रट्टा नहीं मरवाया। अब हम जो Yes, क्वेश्चन sir. करने वाले हैं वो समझो जरा। हम क्वेश्चन W6 कराने वाले हैं। 5 तक हम पढ़ चुके हैं आज, कल कुछ पढ़ रहे हाँ, थे, sir. आज हम नया शुरू करें। W6 में क्या ले रहे हैं? P belongs to PNR। PNR क्या है मिस फोरियर? वेक्टर स्पेस ऑफ पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री एंड एटमोस्ट। यस सर। ठीक है, और हम Px इज इक्वल टू P ऑफ 1 माइनस एक्स करेंगे। यस और सर। ये जो होना चाहिए वो फॉर एवरी x बिलोंग्स टू R के लिए होना आर चाहिए। के लिए। यस सर। ठीक है, फील्ड भी वही है। जब PNR ले लिया है तो फील्ड R मेंशन कर दिया, लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक जी सर। मिस फोरियर, मेरी बात समझना। हाँ सर। Px इज इक्वल टू x की पावर n इंटू 1 माइनस x की पावर n। ये Yes, कितने sir. डिग्री का हो गया? सर 2n डिग्री का। 2n डिग्री का 2n डिग्री का है, 2n डिग्री Yes, का है sir. ना, कोई हाँ, बात नहीं। लेकिन अगर हम इस Px की जगह 1 माइनस एक्स पुट करेंगे तो जैसे अभी भी आया तो वही आ जाएगा लौट के फिर से यस सर। मैं यस। आ जाएगा। कुलदीप, मिस फोरियर, रोहित, बात ठीक है। हाँ सर जी। हाँ अब मेरी बात बहुत गौर सुनना। डायमेंशन किसकी निकालनी है? इसकी निकालनी है। P कितने डिग्री तक का है? कितने डिग्री Utmost तक का डिग्री है? तक का एटमोस्ट n डिग्री तक का है। बस 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 मेरे प्यारे बच्चों, मेरा बाबू, मेरा बेटू, देखो ना, यहाँ अगर मैं 10 कर दूं अभी Yes, फिलहाल sir. के लिए, तो मैं बेसिस में जो वेक्टर्स लिखूंगा वो कैसे लिखूंगा? बेसिस में वेक्टर लिखूंगा ऐसे करके। देखो, कांस्टेंट पॉलीनोमियल एग्जिस्टेंस मिला ना? यस सर। अरे कांस्टेंट पॉलीनोमियल में इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने का एग्जिस्टेंस मिला ना, इसलिए भूलिए मत किसको, 1 को। 1 ठीक। यस अरे सर। भाई मिला ना? हाँ। उसके बाद सर। तुरंत रखो x और 1 माइनस एक्स। यस सर। n की वैल्यू 1 पुट करिए, फील द Yes, मैथ, sir. फील द डिफरेंस। अब n की वैल्यू 2 पुट करिए, 4 डिग्री का हो जाएगा। यस सर। n की वैल्यू 3 पुट करिए, 6 डिग्री, यस सर। 8 डिग्री, हाँ। n/2 डिग्री तक। 10 डिग्री। यस सर। इससे ज्यादा तो नहीं हो। हाँ सर। अरे हाँ या ना? तो भैया ये बेसिस बनी तो डायमेंशन ऑफ W6 अभी ध्यान रखना। अभी कितना? हाँ 1 सर। n+2। 2 3 4 5, यानी कि 10 डिवाइडेड बाई 2। 10 में 2। आधे इवन होंगे कि नहीं होंगे बताओ? क्योंकि ये पावर हमेशा कैसी है? इवन पावर है। इवन है। और 10 में इवन 5 होते हैं, तो 11 में भी 5 ही इवन होंगे कि नहीं होंगे? हाँ हाँ सर। ओके। अरे भैया हाँ या ना? अगर मैं यहाँ 12 लेता तो ये 6 बार लिखा जाता, 12/2। यस सर। सर 12/2। और अगर 14 बार लेते तब भी 14/2 ही लिखा जाता। और अगर 15 बार लेते उसमें भी इवन 7 ही आते। हाँ हाँ या सर। ना? यस अरे सर। 11 में उतने ही इवन होंगे ना जितने 10 में होते हैं। जी सर। यस सर। अरे 13 में उतने ही तो इवन होंगे जितने 12 में होते हैं। अरे अगर n ऑड है तो इसमें 1 से लेके n तक कितने इवन? अरे भैया n में से 1 कम करो, डिवाइड बाई 2 करो। यस सर। मैथ। जी अरे सर। रोहित प्रभाकर हाँ या ना? रामाशीष? यस सर। हाँ? सर और ये जो 1 हाँ, है सर। वो एक्स्ट्रा है। 1 है वो एक्स्ट्रा जी, सर। है, तो बाद में +1 और कर देना, ये उसकी डायमेंशन आएगी कि नहीं आएगी? हाँ आएगी सर। बस खत्म कहानी। इसको Yes, sir. ग्रेटेस्ट इंटीजर से तौल के लिख दिया गया। अब कैसे करना है वो अलग बात है, लेकिन मैं आपको बता रहा था कि यहाँ जो आई है डायमेंशन, वो ये एक वेक्टर ये काउंट होना है, प्लस ये कितने वेक्टर हैं? ये वेक्टर 10/2 हैं। ठीक है? हाँ सर। फील द मैथ, फील द डिफरेंस में अगर हम यहां जाते हैं, सर ठीक, कूल। तो कूल। हाँ, अब देखना 10/2 को क्या है? अब 10/2 तो 10 और 2 10 इवन है, 2 डिवाइड करेगा इवन, तो एक नंबर ही फाइनल निकल के आएगा मिस फोरियर है चंदू। Yes, sir. तो यहाँ 10/2 का ग्रेटेस्ट भी लिख दो, कोई फर्क पड़ेगा क्या?
नहीं सर। नो सर। नो सर। नहीं, अगर यहाँ 12 होता तो 12/2 ऐसे लिख सकते थे, ठीक। यस सर। जी सर। अच्छा, इसको और कैसे लिख सकते हैं? इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि 1 + 10 + 1 11/2 भी लिख दोगे तब भी क्या ही फर्क पड़ेगा, क्योंकि 11/2 का 5.5 आएगा और 5.5 का क्या होगा, 5 ही आता है, उसको कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। जी सर। अरे भैया हाँ है ना। जी हाँ सर। सर। तो अगर यहां पर ये इवन लिखा हुआ है तो फिर डायमेंशन कैसे लिखोगे? 1 + n/2 भी लिख सकते हो उसे, 1 + n/2 का ग्रेटेस्ट भी लिख सकते हो, और उससे एक ज्यादा क्या 1 + n + 1/2 भी लिख सकते हो। तीनों तरीके से लिख सकते हो कि नहीं? हाँ सर। अब मजा आया। या कैसे लिख सकते हो, या कैसे लिख सकते हो, या कैसे लिख सकते हो, दो ज्यादा बढ़ा के इसको भी काउंट कर लो यार, लेकिन इतना करना नहीं, इतना नहीं करना। अभी यहां फिक्स करिए। तो अगर मेरी बात समझिए, यहां इवन डिग्री आ रही है ना, और सुनो ना, ये कूल Yes, वाली sir. जो बात तुमने करी है ना, वो कूल बना कौन रहा है इसे? यही तो फील करा रहा है। और ये तुम्हें सर Yes, कहां से sir. आया, ये तुम्हें कैसे पता सर? इसके लिए मैंने तुम्हें पहले से ही थोड़ा पॉजिटिव कर दिया कि तुम्हारे दिमाग में ये नहीं आएगा कि Yes, sir. तुमने रट्टा टाइप का करवाया है। फील द मैथ यहां से करिए, बाकी इवन डिग्री यहां से मिलेगी, बाकी हमने इसको रन करा दिया, तो ये 2n डिग्री का मिलेगा। लेकिन 2n कहां तक जाएगा? n तक ही जाना चाहिए। तो n/2 जैसा कुछ आ रहा है कि नहीं? वही तो n/2 जैसा आ रहा है ये। अरे यस सर। तो अगर 21 डिग्री एटमोस्ट तक का लेते और 21 डिग्री एटमोस्ट के पॉलिनोमियल्स में से उन पॉलिनोमियल को कलेक्ट करते जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते, तो उनकी डायमेंशन 1 + कितना होता? 21 में भी उतने ही आएंगे जितने 20 में आते हैं। 20/2। 20/2 बोल दो चाहे 21/2 बोल दो, बात एक ही है कि भाई 21/2 10.5 का तो ग्रेटेस्ट भी 10 ही आएगा ना। जी सर। हाँ, हाँ, हटाओ सर। जरा चौथे नंबर की स्लाइड को। वाओ, अब अच्छा लगा। क्या हम चल सकते हैं? सर मैं सोच रहा था कि वो आप 0 को भी काउंट करेंगे जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में था। बाबा 0 तो बेसिस में कैसे जाएगा? एलडी नहीं बना देगा हाँ रोहित। ये सर, हाँ ये सब बाद में समझ गया था मैं, लेकिन हाँ, सोच रहा था। चलो इसको ले लो, बट समझ में आना चाहिए मेरे बच्चे। चले? ओके सर। यस सर। चलिए, हाँ सर। अब देखो इसको जनरल तरीके से लिख दें। जनरल तरीके से लिख के फिर और आगे करेंगे। बाकी ऐसा नहीं है कि यही करा रहे हैं, बस 2-4 इसलिए कराए थे कि देखो, अब सुनो ना, अब तुम सोचोगे कि गुरुजी जब तुमने अपनी वो चीजें बनाई थी, कौन सी वाली कि 3 तरीके से लिखा जाता है, मिस यार याद है? सारे बच्चे इसको सीखो, टीचिंग एटीट्यूड सिखा रहा हूं, अब 1 मिनट लगेगा। आपको जब ये बताया था कि डायमेंशन निकालते वक्त इन तीन चीजों को देखिए चंदू, बाई डिफॉल्ट हमने आपको बताया कि कंडीशन की जनरल फॉर्म, फील्ड की, ये 3 चीजें बोली थी। आप हाँ, सारी सर। बुक्स उठा के देख लो, नहीं मिलेगा। हर एक टीचर के अपने अपने सिखाने का तरीका होता है। जैसे ये सिखा रहे थे, कोई बोला कूल तरीका है, बहुत अच्छी बात है। ऐसे अपना कोई और कूल तरीका हो सकता है, आग तरीका हो सकता है, कोई हो, बट बात समझने की कोशिश करना। कल मैं तुमसे ये बोल रहा था, फील्ड करिए इस चीज को कि मेरा कितना डीप ऑब्जर्वेशन है किसी चीज को लेकर। अगर आपने बनाई है तो उसको छोर तक, एक किनारे तक छोड़ के आओ और उसका मतलब समझना। और इसको जब करा रहे थे प्रभाकर, मनीष, तो उस वक्त एक बात और बोली थी आप सबसे, सर। हैं? जी वो सर। क्या बोली थी शिव प्रताप? वो ये बोला था कि 90 से 95% यहीं से कवर हो जाएगा। हाँ सर, बोला था। और उसके बाद 5-10% अगर कुछ बचा भी है, वो कई बार देखने से पता चलता है कि घुमाना पड़ता है कैलकुलेशन को। क्या इस वेक्टर स्पेस में जो गिवन कंडीशन है, क्या कंडीशन को डायरेक्ट देखकर लिख दिया आपने? उसके लिए एक अलग से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी? हाँ सर। अरे बोलो जी सर। भाई। हाँ, ऐसा सर। नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपने ये चीज देखी और सीधा उसकी जनरल फॉर्म में लिख दिया। आप इस पॉलिनोमियल को इसकी कंडीशन की जनरल फॉर्म में नहीं लिखे, डायरेक्ट बेसिस बनाए हैं। अरे Yes, sir. अभी क्या किया था? अभी W4 में P such that x-1 x-2 x-3 करके फिर ऐसा ब्रैकेट में डाल रहे थे। ये कंडीशन की जनरल फॉर्म में लिखा था कि नहीं लिखा था इस वेक्टर को? जी सर।
लिखा था। इस वेक्टर, हाँ, इस सर। पॉलिनोमियल को, इस वेक्टर को जो इस W4 में आया था, W3 में आया था, उसको इस फॉर्म में लिखा था और इसे कहा था कि ये गिवन कंडीशन की जनरल फॉर्म में है। कल जो मैट्रिक्स दी थी उसमें मैंने यहाँ इस मैट्रिक्स में इस एंट्री को 0 लिखा था कि नहीं लिखा था, यानी उसके वेक्टर में ही उस कंडीशन को सेटिस्फाई करा दिया था, हाँ या ना? जी सर। चंद्रमान प्रभाकर मिस हो रही है। लेकिन आज मैंने इस W6 का वेक्टर नहीं लिखा, सीधा बेसिस लिखा। इस W6 के हाँ, वेक्टर सर। को कंडीशन की जनरल फॉर्म में नहीं लिख पाए हम। यस सर। लिखने का ऐसा नहीं है कि हम लिख नहीं पाएंगे, लेकिन वही है कि कोई डिग्री 2 का है, डिग्री 4 का, डिग्री 3 का छूटेगा, वो भी किस फॉर्म में आएगा। तो कई बार उसकी जनरल फॉर्म में लिखना बहुत लेंदी होता है, लेकिन बेसिस बना लेना आसान होता है। हाँ और ये सर। क्या बोल रहा हूं मैं, ये ऑब्जर्वेशन है कैलकुलेशन को सॉल्व करने का। ये कोई ऐसा थोड़ी ना हमारे पूर्वज हमको दे गए, पूर्वज जानते ना वही वाले, हम ऐसा नहीं हमारे पूर्वज हमको दे गए थे। पूर्वज तो हमको दे गए होंगे तो हमें नहीं पता है कि इसका जनरल फॉर्म कैसे लिखा गया होगा, या हमने अभी तक सीखा नहीं है। लेकिन उसके बिना किए हुए भी हम अपना काम समटाइम्स चला सकते हैं, अपने सेंटिमेंट्स नहीं खोने कि नहीं गुरुजी ने कहा था तो कंडीशन की जनरल फॉर्म में वेक्टर को लिखना है। यार इस W6 के 10 डिग्री के पॉलिनोमियल को इस कंडीशन की जनरल फॉर्म में लिखोगे तो 5, 7, 10 मिनट और खो दोगे अपना। तो हाँ, कई बार सर। सेंटिमेंट्स, हाँ, और एग्जाम में समय का ही खेल है बस, इसलिए Yes, वो sir. 5-10% इसके लिए बचाया था। समझ गए? अब Yes, हम sir. 100% कंप्लीट हो गए। अब हम अपनी बातों को लेके 100% कंप्लीट है कि हमें क्या क्या करना है। चल अच्छी बात है, ओके, बहुत अच्छी बात है। चलिए बाकी क्वेश्चंस करें, अभी इसको जनरल कर लो जरा, है ना। इसको क्या है, ये W7 ले लो, P belongs to PNR, ठीक है, such that P of X is equal to P of 1 minus X for every X below, ठीक है। पहला, डायमेंशन ऑफ W7 is equal to 1 plus n by 2 लिखो, या 1 plus greatest integer of n by 2 लिखो, या 1 plus n plus 1 by 2 का greatest integer लिखो। बात एक ही होती थी, अभी भी याद है? यस सर। इवन अगर n है तो ऐसा लिख सकते हो कि नहीं, बोलो, ठीक। और अगर ऑड है तो कितना आएगा, तो भी क्या कर सकते हो, 1 plus n plus 1 by 2 कर सकते हो, नहीं n minus 1 by 2। -1/2। अरे 11 हैं तो 11 में उतने ही होंगे जितने 10 में होंगे, और 10 में कितने होते हैं उसके आधे। तो पहले 11 से 10 लाओ, तो एक जो ऑड है उसमें से एक कम करके इवन लाए, और उतने इवन तक आधे इवन होते हैं, आधे ऑड होते हैं, और इवन पावर का चाहिए था तो आधा कर दिया, कोई दिक्कत। या इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं, 1 plus greatest of n minus 1 by 2 लिख सकते हैं, या इसे 1 plus greatest of n by 2 लिख सकते हैं। बताओ 11/2 का greatest कितना आएगा, 5 ही तो आएगा। 21/2 का वही तो 10 ही तो आएगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये फॉर एवरी ऑड के लिए लिखा जा सकता है। अब तुम बात बताओ प्रभाकर, इस क्वेश्चन को लेकर वो पार्ट सी का क्वेश्चन नहीं बना सकता, वो लिखेगा एन ऑड के लिए ये ऑप्शन भी दे देगा, ऑड के लिए ये ऑप्शन भी दे देगा, और तुम सोचोगे ऑड के लिए तो एक ही तरीका होता है, तो ऐसा थोड़ी ना है। इवन ऑड और इवन को लिखने के 3 तरीके हैं, टोटल इसकी डायमेंशन को लिखने के इवन ऑड को मिला के 6 तरीके हैं, और 6 से ज्यादा भी हो सकते हैं, हम 6 डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब तुम मेरी बात समझो। तीसरा, अगर n की वैल्यू 21 होती तो डायमेंशन कितनी होती, 11 होती, ठीक है, 11 होती, ठीक है, 11 होती। अब आते हैं, 11 होती, ठीक है, 11 होती, और n की वैल्यू 10 होती तो 6 हो जाती, यही ना, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ। अच्छा अब एक बात और देखो, हाँ, सॉरी, देखना क्या है, डायमेंशन ऑफ W7 को लिखते वक्त ये क्वांटिटी देखो, और डायमेंशन ऑफ W7 को लिखते वक्त ये क्वांटिटी देखो, जो दोनों में कॉमन है,
मिस फोरियर? हाँ हाँ सर। हाँ सर। हाँ, इसलिए डायमेंशन ऑफ W7 अगर लिखना है वो 1 प्लस गेट टेस्ट ऑफ n/2, वो भी फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए यस है। जी हाँ सर। सर। तो अगर इवन ऑड का बिना चक्कर किए हुए करना है तो ये लिखना है, इवन ऑड को क्लासिफाई करके तो ये करना है। समझ आ गया आप सब बच्चों को? जी सर। सारा लिख लो, फिर देखो कॉमन कौन कौन है वो कॉमन उठा लो, फिर एक से काम चल जाएगा। सर जो W7 हम लोगों का ऑड है तो उसको हम लोग W7 ऐसे odd है, हाँ। तो ऐसे भी लिख सकते हैं क्या कि n+1/2 का परसेंटेज n+1/2 करोगे तो 11 + 2 6 7 हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी भाई। 1 + 11 + 1 / 2 करोगे तो 1 + 6 हो जाएगा, टोटल 7 हो 1 को जाएगा। बाहर निकाल दे रहे हैं, वो जो हम लोग का पहले वाला 1 है उसको छोड़ देंगे हम लोग। ये वाला छोड़ना है जी हाँ, तो फिर वही तो बढ़ गया, एक वही तो 1 है और क्या है, जी जी। तो उसके साथ ऐड करना चाहो लिख दो। ऑड वाला है तो आप ऐसे लिख दो, गेट टेस्ट ऑफ क्या n+1 / 2 लिख दो, ठीक है। चलिए, और ये तो फिर वही है कि इसमें n+1 किया तो इसमें 2 ऐड करो, क्योंकि इवन से इवन जाएगा नेक्स्ट वाला, तो n+2 / 2 कर रहे हो या n+1 / 2 कर रहे हो, क्योंकि ऑलरेडी एक ज्यादा आ चुका है उससे, समझ रहे हो? जी जी। हाँ, तो ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सर और यहाँ इसमें लिख दो पहले मुझे बहुत कष्ट हो रहा था सर, लेकिन आपने बताया सर तो थोड़ा अच्छा लगा सर। पहले बहुत कष्ट होता था इसमें सर, आपने बताया तो नहीं। एक पहले मैं करता था इस पॉलिनोमियल जैसे px = p1 - x, इसमें कष्ट होते थे। आपने बताया सर तो अच्छा लगा। लेकिन सर क्या जैसे px = p1 - x है तो क्या p1 - जो x है 1 - x का पे कुछ दूसरा भी क्वेश्चन पूछ सकता है CSIR? 1 - x या px = p - x पूछ सकता है, ऑड वाला पूछ सकता है, इवन वाला पूछ सकता है, px = p(1 - x² कर सकता है। फिर अलग अलग सीखने पड़ेंगे ना सबको। जी सर। पहले इनको सब स्पेस प्रूफ करना है, फिर ये करना है। तो आप अगर कहीं स्टक हो रहे हैं, कहीं आपको लग रहा है परेशान हो रहे हैं, तो हमें पूछ लेना। बाकी हमने देखो क्या किया, हम कतई नहीं डरे। हमने क्या किया देखो, मैं बताऊं, मैं मास्टर हूं, मैंने कोई एक चीज तैयार कर लिया, वो मेरे लिए जिंदगी भर को तैयार होगी कि नहीं होगी। तुमको लगता है कूल है सब, लेकिन ये कूल कैसे आया वो हम जानते हैं। आपको अभी समय नहीं है इतना कूल होने का, क्योंकि आप किसी एक कैलकुलेशन को करने के लिए पूरी रात तो नहीं खर्च कर सकते, क्योंकि आपको कंपटीशन की तैयारी करनी है। तो आप उसके लिए परेशान ना हो, जो मैं दे रहा हूं उसको एक्सेप्ट करो। फिर जब आप टीचर बनेगा तो आप खुद इन चीजों को ऑब्जर्व करिए कि ये आ कहां से रहा, उसके लिए रात भर बैठ के मेहनत करो। एक एक क्वेश्चन और एक एक रिजल्ट के लिए रातों लग गई थी। तब ये कूल वाला बिहेवियर आता है कि नहीं, बच्चों को ऐसे समझाएगा। तो ये जो मैं आपको करा देता हूं ना, इससे ये है कि आप घर पे समय मत बर्बाद करना इन चीजों के लिए। जब इसमें जब सब कुछ ठीक हो जाए तब इन पे समय बर्बाद करना, लेकिन लॉजिकली आंसर अभी पता चल गया कि ऐसे निकालते हैं। लेकिन तुम अभी करने मत बैठना घर पे कि नहीं इसको करना शुरू कर देते, तो पता चला एक रात उसी में लगे गए और पता चला 3 क्वेश्चन की डायमेंशन निकाल पाए। इतना समय नहीं है। दिस इज ओनली द हार्ड वर्क एंड दिस इज नॉट द हार्ड वर्क विद स्मार्ट वर्क। सर आपकी वजह से सब कुछ जल्दी हो रहा है सर, है आपकी वजह से सब कुछ जल्दी हो रहा है सर। कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। चलो आ जाओ, यहां तक हमने इसको पूरा करना था। अब हम एक डेफिनेशन लिखा रहे हैं, आप लोग डायमेंशन के क्वेश्चन लगातार करते रहिए। अच्छा एक बात देखो, ये जो वेक्टर स्पेस, पहला वेक्टर स्पेस ऑफ n टपल तो हो चुका था। वेक्टर स्पेस ऑफ मैट्रिसेस अगर देखें तो वेक्टर स्पेस ऑफ मैट्रिसेस याद है? यहां सारे बच्चे बताना, पहला कौन सा आपको याद है? डायमेंशन ऑफ MN कितना बनेगा, आपको याद है इसका? क्योंकि ये वेक्टर स्पेस ऑफ मैट्रिसेस है, ओवरफील्ड R और एंट्रीज भी R है। तो आप कैसे लिख सकते थे? टोटल एंट्रीज कितनी होंगी? MN होंगी, और टोटल एंट्रीज MN होंगी तो MN पोजीशंस पर पुट 1 एल्सवेयर 0 का खेल सकते हो चंद्रभान की नहीं? कराया भी है मैंने पीछे एक। तो इसकी डायमेंशन टोटल M × N होगी कि नहीं होगी, बोलो? ठीक है। अगर हम कहें कि डायमेंशन ऑफ MN C और ओवरफील्ड R पर है, तो यहां पर ये C क्या है? इसकी एंट्रीज दे रहा हूं मैं। तो ये M × N की मैट्रिसेस हैं जिनकी एंट्रीज C से है लेकिन फील्ड R से है। इस सिचुएशन में क्या होता था? 2 टाइम्स हो जाता था कि नहीं है? तो ये 2 टाइम्स ऑफ MN आएगा कि नहीं, बोलो? हाँ। थर्ड में आपने क्या करा था? डायमेंशन ऑफ MN
सी करना था। इसको कैसे कराया था? ये एंट्रीज भी सी है और फील्ड भी सी है तो इसका वही आता था m इंटू एन आएगा क्योंकि सेम है सब कुछ। ठीक है, अब एक बात बताओ, थर्ड फोर्थ है अगर, डायमेंशन ऑफ आर ओवर क्यू कितना बताया था इनफाइनाइट डायमेंशन का? नहीं बताया, हमें पता है, छोड़ दो इसको, इनफाइनाइट डायमेंशन का नहीं बताया। चलो और आप देखें फोर्थ में आपको पता चल गया डायमेंशन ऑफ पीएनआर कितना निकाला है अभी आपने? डायमेंशन ऑफ पीएनआर अभी n+1 निकाला थोड़ी देर पहले, याद है? डायमेंशन ऑफ पीआर कितना निकाला याद है? पीआर क्या है मिस पोरियर? सर ऑल पॉलिनोमियल्स, ऑल डिग्री ना, ऑल डिग्री। तो उसमें 100 तक भी होगा, 200 एंड डॉट डॉट चलता ही रहेगा, तो वो तो इनफाइनाइट डायमेंशन का होगा कि नहीं होगा? बोलो। यस सर। हाँ ये एटमोस्ट n डिग्री वाला n+1 का होता है और ये यहाँ तक होता है, ठीक? हाँ सर। तो वेक्टर स्पेस ऑफ n टपल हो गया, वेक्टर स्पेस ऑफ पॉलिनोमियल हो गया, वेक्टर स्पेस ऑफ मैट्रिसेस हो गया, और अगर हम कहें तो VI वेक्टर स्पेस डायमेंशन ऑफ स्पेस ऑफ सीक्वेंस वाला याद है? अभी अभी उसका सब स्पेस कितने डायमेंशन का निकला मिस पोरियर? स्पेस ऑफ सीक्वेंस का सब स्पेस ही इनफाइनाइट डायमेंशन का था, तो वो भी इनफाइनाइट डायमेंशन का ही होगा। हाँ सर। ये तो कॉमन सी बात है, हाँ चंदू, हाँ या ना? जब आपका सब स्पेस ही इनफाइनाइट डायमेंशन का है तो वेक्टर स्पेस भी इनफाइनाइट का ही होगा। अच्छा, उसके बाद क्या है? डायमेंशन ऑफ स्पेस ऑफ फंक्शन वाला होता है, वो भी हमने आपको उस दिन कराया था कि फाइनाइटली जनरेटेड होता ही नहीं है वो, याद है? फाइनाइटली जनरेट नहीं मतलब फाइनाइट डायमेंशन नहीं होगी, फाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स एलाई होंगे नहीं उसके पास, इसका मतलब वो भी इनफाइनाइट डायमेंशन का होता है। बात समझ गए? इसीलिए आपके पास ये वाला वेक्टर स्पेस FGVS कहलाता है, ये वाला FGVS कहलाता है, जिसमें फाइनाइट डायमेंशन आती है। मतलब फाइनाइट डायमेंशन समझ रहे हैं? वापस एक बार सुन लो, फाइनाइटली जनरेटेड क्या होता था कि फाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर से जनरेट हो जाए, ठीक है? फाइनाइट डायमेंशनल क्या होता है? जिसकी डायमेंशन फाइनाइट आए। अगर किसी की डायमेंशन फाइनाइट है, इसका मतलब जानते हैं उसकी बेसिस में फाइनाइट वेक्टर होंगे, हाँ या ना चंदू? और जिसकी बेसिस में फाइनाइट वेक्टर होंगे तो वो बेसिस उस वेक्टर स्पेस को जनरेट भी तो करती है। जी सर। वो बेसिस, और तो कितने वेक्टर जनरेट कर रहे हैं उसे? फाइनाइट वेक्टर ही तो जनरेट कर रहे हैं। तो जब फाइनाइट वेक्टर जनरेट कर रहे हैं तो इसको फाइनाइटली जनरेटेड भी तो बोलते हैं। तो जो FDVS है वो FGVS है, जो FGVS है वो FDVS है। 2013 जब मैंने स्टार्टिंग ऑफ लीनियर अलजेब्रा पढ़ाया था, जब शायद 2013 के लास्ट सेम में, तब मुझसे एक बच्चे ने यही पूछा था, और इवन बच्चे ने नहीं पूछा था, जिया सराय उस समय कुछ टीचर्स थे, उन्होंने पूछवाया था कि जरा पूछ के आना कि FDVS और FGVS में क्या फर्क होता है। उस समय मैं डरा हुआ था, मुझे पता ही नहीं लग रहा, अलग अलग शब्द भी होते होंगे क्योंकि स्टूडेंट लाइफ थी तब, है ना, स्टार्ट ही कर रहे थे। लेकिन आज मैं तसल्ली से ये कहने वाला हूं कि जो लोग FGVS और FDVS में डिफरेंस बनाने की कोशिश करते हैं, मेरा आप सवाल समझने की कोशिश करना, मैं कोऑर्डिनेट वेक्टर की तरफ मूव करने वाला हूं और ऑर्डर्ड बेसिस की तरफ मूव करने वाला हूं, लेकिन उससे पहले इस FGVS और FDVS के रिलेशन पे भी बता देते हैं। आप अभी होमवर्क कर रहे हैं, आप अभी अपने अपने घरों में है लॉकडाउन की वजह से और कोरोना की वजह से, इसलिए आपके पास उल्टे सीधे सवाल कोई नहीं पूछ रहा। जब आप यहाँ जिया सराय में हब में रहते हैं ना, तो सैकड़ों बच्चे गली में घूम रहे होते हैं दूसरे से सवालों का पुलिंदा लिए हुए, तो उसमें से कई स्टूपिड सवाल भी आते हैं, जिसमें जिया सराय में एक समय ये सवाल भी घूम रहा था कि वो नॉन सिंगुलर एंड इन्वर्टिबल। एक समय ये भी घूम रहा था कि गुरुजी फंक्शन और मैपिंग में क्या फर्क है, गुरुजी इसमें क्या फर्क है, FGVS और FD, ऐसे कई सारे क्वेश्चन होते हैं, बच्चे ले ले घूमते हैं, और उनसे पूछो खुद बताओ तो कुछ नहीं ये नहीं होता। अरे भैया सुनो ना, FGVS और FDVS में ये फर्क है, या हम जो कहना चाहते हैं, कुछ लोग अपना जोड़ना घटाना, मेरे हिसाब से जब भी मैं बात करता हूँ फाइनाइटली जनरेटेड स्पेस की, मैं बात करता हूं फाइनाइटली जनरेटेड स्पेस की, जब भी मैं बात करता हूं फाइनाइट और लीनियर कॉम्बिनेशन के बिहेवियर में, बहुत पंचायत होती थी, पता है। तो क्या होता था, इसमें कोई फर्क नहीं है। मैंने अभी भी बताया, जो फाइनाइट डायमेंशन है वो डायमेंशन किसी बेसिस की है, और बेसिस में वो वेक्टर फाइनाइट सेट की तरह काम करके हमारा फाइनाइटली जनरेटेड बना देते हैं। और जो फाइनाइटली जनरेटेड है, इसका मतलब है कि उस जनरेटिंग सेट में उसकी बेसिस मिलती है। मिस पोरियर यही तो बताया था। अगर मान लो कोई सेट, चंद्रभान, प्रभाकर, मिस पोरियर, अगर कोई सेट
हमें नहीं पता LI है कि LD, अगर वो 5 डायमेंशन के वेक्टर स्पेस को जनरेट कर रहा है तो एक बात बताओ, जब तक उस सेट के अंदर 5 कोऑर्डिनेट एक्सिस नहीं होंगे तब तक क्या वो 5 कोऑर्डिनेट एक्सिस 5 डायमेंशन के स्पेस को जनरेट कर लेंगे? नहीं जनरेट करेगा इसमें। नहीं, सिंपल सी बात है, ये तो कल सिखाया ही था मैंने आपको, कोऑर्डिनेट वेक्टर कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी एक LI वेक्टर एक कोऑर्डिनेट एक्सिस को बनाता है। जब तक 5 LI नहीं होंगे वेक्टर तो 5 LI का मतलब 5 कोऑर्डिनेट एक्सिस, और 5 कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब 5 डायमेंशन का स्पेस, मतलब एक LI वेक्टर कल एक कोऑर्डिनेट एक्सिस की तरह फील करवा दिया था मैंने, एक पिलर की तरह निंजा ऐसे करके। तो आप समझो ना, अगर कोई स्पैनिंग सेट है, कोई अगर किसी वेक्टर स्पेस को स्पैन करता है तो उस स्पैनिंग सेट के अंदर उस वेक्टर स्पेस की बेसिस तो मिलेगी। हाँ सर मिलेगी। अरे लार्जेस्ट LI तो मिलेगा उतने डायमेंशन का, वो लार्जेस्ट LI ही बेसिस होती है। प्रभाकर ठीक है ना, चंद्रमान ठीक है, यही 2-3 दिन चल रहा है। तो भैया एक बात बताओ, कोई फाइनाइटली जनरेटेड है तो वो जनरेटिंग सेट जो है उसके अंदर बेसिस पड़ी है। हाँ। और वो सेट अगर फाइनाइट है तो उसके अंदर अगर बेसिस है तो वो भी फाइनाइट ही रही होगी, तो फाइनाइट डायमेंशन हो गया। हाँ और सर। अगर फाइनाइट डायमेंशन है तो बेसिस फाइनाइट है, जिससे जनरेटिंग फाइनाइट हो गई, जिससे FGBS हो गए। कोई मतलब नहीं है भाई, पता ही नहीं क्यों चल रहे होते हैं ऐसे सवाल। सो कुछ ऑथर FDBS यूज करते हैं और कुछ ऑथर FGBS यूज करते हैं। ये 2 अलग अलग किताबें पढ़कर जब बच्चे आते हैं तो कहते हैं एक जगह FGBS था, एक जगह FDBS था। क्या फर्क है भाई? कोई फर्क नहीं है। उनका मन मेरा घर का नाम गोल्डी कहने का है, उनका मन मेरा रामू कहने का है, अरे किसी का मन है कि चिंटू कह रहा है मुझसे। अरे भाई सिंपल सी बात है। इसलिए कुछ चीजें बिल्कुल निराधार है, अगर कभी कोई पूछे तो कोई मतलब, ठीक है। इसलिए मैंने FDBS के साथ साथ FGBS भी मेंशन कर दिया है। कुछ लोग रखते भी हैं तो वो इसीलिए कि बुक इस लैंग्वेज क्यों लिखना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं। तो भाई इनफिनाइट में कुछ होता होगा तो ठीक है, हम समझ लेते हैं भाई इसी से जनरेटिंग हो रही है, क्या बात समझ रहे हैं? तो क्या है और क्या नहीं है, तो फाइनाइटली जनरेटेड है और FDBS भी बोल सकते हैं, FGBS है, FDBS भी बोल सकते हैं। ये क्या था आपका FGBS या FDBS भी बोल सकते हैं, फाइनाइट डायमेंशन। ये आपका नॉन FGBS निकल आया कि नहीं निकल आया? ये आपका नॉन FGBS निकल आया कि नहीं निकल आया? बोलो, ये आपका नॉन FGBS निकल आया कि नहीं निकल आया? सो एक्चुअली क्या मिला आप सभी को, देख रहे हैं आप, वेक्टर स्पेस ऑफ n टपल, ठीक, उसमें भी सारे नहीं, और आपका ये सारे मैंने सब लिख दिए हैं। इसमें से जैसे ही वेक्टर स्पेस खत्म होगा FGBS पर कहानी को शुरू होंगी, जिसमें आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर का खेल होगा। स्लाइड नंबर शायद 4 है कि 3 है, हमें नहीं पता। 5 है। चलो हटाओ जरा यहां से। ठीक है, ठीक है, यस सर। हटाएं सारा। हाँ सर, हो गया। देखो भाई आगे बढ़ते हैं, कुछ चीजें आप समझने की कोशिश करिए, है ना। इफ एनी सेट कैपिटल S ऑफ वेक्टर स्पेस B जनरेट्स V, क्या लिखा है पढ़िए रोहित। If any set S of vector space B generates V, अगर वेक्टर स्पेस का कोई भी सेट, यही मतलब हुआ ना, Yes, V sir. को जनरेट करता है तो जी, उस sir. सेट के अंदर उस वेक्टर स्पेस की बेसिस कंटेन करती है, आया ना। yes sir, yes sir, देन कैपिटल S कंटेन्स अ बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस B, आया ना मिस फोरियर, यही बोल रहे थे कल से। जी ठीक? सर। यस। बिल्कुल। दूसरा क्या कह सकते थे कि इफ
कैपिटल S इज Li ऑफ कार्डिनलिटी R का है, Yes. अगर कैपिटल S इज Li सेट है किसका, ऑफ V ओवर F ऑफ कार्डिनलिटी R का मींस 4 ईयर, देन इस S से जनरेट होने वाले स्पैनिंग सेट का जो डायमेंशन होगा वो R होगा, क्योंकि एक Li वेक्टर एक Li कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है दरअसल, और R कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब है कि R कोऑर्डिनेट एक्सिस जिसमें होंगे तो वो R डायमेंशन का होगा। सिंपल सी बात है, कल फील बहुत अच्छा हो गया था ये वाला, है ना। अब सीधा सीधा लिख लो इस चीज को। अच्छा ठीक है, अभी मेरी बात समझना क्या है कि अगर कार्डिनलिटी ऑफ S इज लेस देन इक्वल टू K है एंड and less K and if W is equal to LS अगर आता है तो इससे थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं कि अगर किसी सेट की कार्डिनलिटी मान लेते हैं K है मेरे बच्चे, किसी सेट की कार्डिनलिटी कितनी है K, और उस सेट S से जो जनरेटिंग सब स्पेस बना है, क्योंकि LS हमेशा सब स्पेस होता है, तो इस S से जो LS बना होगा, स्पैनिंग सेट बना होगा, वो हमारा स्पैनिंग सेट या स्पैनिंग स्पेस जो भी बना वो W है। तो इस W की डायमेंशन क्या होगी बता सकते हैं? कोई बच्चा? फील्ड की पावर में कार्डिनलिटी ऑफ S। ये हो गया। क्या लिख रहे हैं हम? डायमेंशन ऑफ W। तुम कार्डिनलिटी क्या है बता रहे हैं हमको? सर लेस देन इक्वल के, लेस देन इक्वल टू के, पता ही नहीं कहां सोच रहे भैया। अगर S की कार्डिनलिटी K है, अगर S में, अरे यार इतना बोले कल से आज तक, अगर मान लो S में 10 एलिमेंट हैं तो 10 एलिमेंट से जनरेट कितने हो सकते हैं? या तो 10 के 10 Li होंगे तो 10 डायमेंशन का जनरेट होगा, हो सकता है 10 में से 9 ही Li हो तो 9 डायमेंशन का जनरेट करेगा। यही तो एग्जांपल दिया था। तो अगर किसी सेट की कार्डिनलिटी K है तो उस S से जनरेट होने वाला जो भी स्पेस है उसकी डायमेंशन कितनी होगी, ये तो तय करेगा ना कि उसके पास कितने नंबर ऑफ Li वेक्टर्स हैं। तो ओवरऑल अगर कहें एक तो ये लिख सकते हैं, अथवा क्या लिख सकते हैं, अगर एग्जैक्ट लिखना है तो एक बात बताओ, किसी सेट में अगर K वेक्टर है तो वो K Li है, तो डायमेंशन ऑफ W K आएगी कि नहीं आएगी? नहीं, डायमेंशन ऑफ LS K आएगी। और हो सकता है K से कम Li हो तो कम हो जाएगी। लेकिन सवाल ये उठता है चंद्रभान, रोहित, मनीष, सारे बच्चे कि कामनी क्या हो सकता है राखी कि भैया होगी कितनी, ये तो लेस देन इक्वल है, तो होगी उतनी जितने इस सेट के अंदर मैक्सिमम Li मिले। यस सर। 10 में से अगर 7 मैक्सिमम Li है तो 7 डायमेंशन ही बनेगी, हाँ है ना। तो अगर एग्जैक्ट बताना है तो कितना, तो इक्वल मैक्सिमम नंबर ऑफ Li वेक्टर्स लिखो ना, किसमें? इन कैपिटल S। यस सर। ये बात सही है? बिल्कुल सर। अब तीसरी बात समझो, ये तीनों बातें जो ऊपर लिखी हैं सारे बच्चों को समझ आ रही हैं? ये पिछले जो 2-3 दिन से बोलते रहे थे ना, लिख नहीं पाए, अब उनको लिखा दे रहे हैं जिससे आपको तसल्ली हो जाए कि यही चीजें थी। ठीक है, बिल्कुल सही है। हाँ सही है। अजीत? यस सर। अगर मैं आपसे कहूं कि कोई वेक्टर स्पेस n डायमेंशन का है, यस सर। n डायमेंशन का वेक्टर स्पेस अपने वेक्टर स्पेस के अंदर n से ज्यादा Li एक साथ तो नहीं रख सकता? नहीं सर। और n से कम Li रखेगा तो बेसिस नहीं बन पाएगा। यस सर। क्योंकि डायमेंशन उतनी ही होनी चाहिए जिसमें बेसिस में वेक्टर है। बेसिस। यस सर। और अगर n डायमेंशन का है तो बेसिस में n ही वेक्टर होने चाहिए। यस सर। अब बात समझना। तो एक बात बताओ कि जो बेसिस होती है वो बेसिस इज द लार्जेस्ट Li सेट होता है कि नहीं है? यस सर। यस। लार्जेस्ट Li सेट होता है किसी वेक्टर स्पेस का, उससे ज्यादा कार्डिनलिटी का Li कोई भी सेट हो ही नहीं सकता। यस सर। यस। यानी कि बेसिस इज द लार्जेस्ट Li सेट ऑफ V ओवर F इन द सेंस ऑफ कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी के बिहाफ पर अगर कहें इन द सेंस ऑफ कार्डिनलिटी। ये बात सबको समझ आ गई क्या अजीत? यस सर। यस। दैट इज हम ये कह सकते हैं कि
अगर इफ कैपिटल बी इज बेसिस है ना? यस सर। देन नो सेट कैपिटल एस with cardinality of S is greater than cardinality of A is Li. ये बात सही है? यस सर, यस यस। भाई अगर B बेसिस है तो कोई भी ऐसा सेट S नहीं मिलेगा जिसकी कार्डिनलिटी B से ज्यादा हो और क्या हो? ये लाई हो। यस सर। समझ गए चंद्रभान? ये क्या लिखा है? नो सेट S विद कार्डिनलिटी दिस इज Li हो सकता है, इससे बड़ा कोई भी Li नहीं हो सकता है। और अगर मैं तीसरी बात करें तो एक बात बताओ, इफ S1 इज Li सेट है, S1 क्या है? Li सेट, एंड कैपिटल B इज बेसिस है, देन क्या रिलेशन हो सकता है कार्डिनलिटी में? अरे भैया बेसिस सबसे बड़ा Li होता है, यही ना? यस सर। बेसिस तो सबसे बड़ा Li होता है, इसलिए S1 अगर Li है तो ये Li सेट बेसिस के बराबर भी एलिमेंट रख सकता है या बेसिस से कम रखेगा, बेसिस से ज्यादा नहीं रख सकता। यस सर, यस। तो S1 की कार्डिनलिटी इस बेसिस से हमेशा लेस देन इक्वल टू। यस सर, यस। अच्छा अब आ जाओ, अब मेरी बात समझना, अगर S1 इज Li है एंड LS इज इक्वल टू B है, यस सर। आराम सुन रहे हैं, S से क्या हो रहा है? B जनरेट हो रहा है। यस सर। S से क्या जनरेट हो रहा है? B। और S1 क्या है? ये लाई है। तो अब S1 और S में क्या फर्क होगा? भाई एक बात, सिंपल सी बात समझो, इसी बोर्ड में जवाब छिपा हुआ है। अगर LS V दे रहा है, इसका मतलब S जो है वो B को जनरेट कर रहा है। यस सर। ठीक, तो S के अंदर कम से कम तो बेसिस होगी ना? यस सर, यस। हाँ, S के अंदर बेसिस होगी। और अगर S के अंदर बेसिस है तो बेसिस तो हमेशा Li के बराबर कार्डिनलिटी रखेगा या उससे ज्यादा रखेगा, ऊपर वाले में लिखा है। यस सर, यस। तो किसी भी स्पैनिंग सेट के अंदर बेसिस मिलती है और किसी बेसिस के अंदर Li होता है तो सबसे छोटा Li, फिर बेसिस, फिर वेक्टर स्पेस का स्पैनिंग सेट आता है। क्या ये क्रम समझ आया सारे बच्चों को? यस सर, यस। तो अगर मैं S1 को Li लिखूं और कहूं कि S से भी जनरेट होता है तो यहां पर भी ये लिखा जा सकता है कि देन कार्डिनलिटी ऑफ S1 इज लेस देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ S। यस। हाँ है ना? यस सर, यस। चंद्रभान, प्रभाकर जी सर। है? अच्छा अब एक बात बताओ कि अगर मैं ये कहूं कि B इज बेसिस है एंड LS इज इक्वल टू B है, तो क्या होता है यार? बेसिस जो होती है ना, बेसिस में जितने वेक्टर होते हैं वो लार्जेस्ट Li तो होता है, लेकिन स्पैनिंग मिनिमम उतने Li तो रखेगा ना। इसीलिए यहां पर अगर कार्डिनलिटी ऑफ B देखें तो वो कार्डिनलिटी ऑफ किसके? इक्वल टू S से लेस देन। यस 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 होगा। यस सुनो जी सर। ठीक है, क्या कह रहे प्रभाकर? ठीक है ना सर? बोल रहा हूँ कि इक्वल होगा कि लेस देन इक्वल होगा सर। अरे यार प्रभाकर पढ़ा पढ़ा के थक गए, अभी भी समस्या आ गई। ये क्या लिखा है? S में 5 वेक्टर हैं और 5वां वेक्टर 4 के लीनियर कॉम्बिनेशन में है, तो बताओ डायमेंशन क्या होगी? 5 से कम हो। 5 से कम तो छोड़ो, 4 या 4 से कहो ना, अब 5 काहे को सब? जी सर। 4 से कम होगी। तो तुम एक खुद बात बताओ है कि अगर स्पैनिंग सेट है तो स्पैनिंग सेट में बेसिस वाले नंबर ऑफ वेक्टर तो उतने तो मिलेंगे ही। मान लो 5 डायमेंशन का है तो 5 डायमेंशन है तो इस B में 5 वेक्टर होंगे जी, और इसमें अगर 5 हैं तो स्पैनिंग में मिनिमम 5 तो होंगे ही ना जी। और मिनिमम 5 है, उससे ज्यादा हो उसकी अपनी मर्जी। मिनिमम 5 है तो बराबर लिख दो दोनों की, और उससे एक ज्यादा भी हो गया तो बड़ी हो जाएगी। जी सर। हाँ, तो अब अच्छा एक बात देखो, अगर S1 इज Li सेट हो, S2 इज बेसिस हो एंड LS3 से पूरा वेक्टर स्पेस बन रहा हो, तो क्या ऐसे नहीं लिख सकते कि बेसिस सबसे छोटे से शुरू होता है, सॉरी Li, फिर Li एक्सटेंडेड टू बेसिस होता है,
फिर बेसिस से क्या होता है, बेसिस से स्पैनिंग शुरू हो सकती है किसी वेक्टर स्पेस की मिस फोरियर, बेसिस से कम पर स्पैन नहीं कर सकता वेक्टर स्पेस। तो बेसिस में स्पैनिंग के लिए सबसे छोटा जो सेट होता है वो बेसिस होता है। बेसिस, हाँ, इसे लार्जेस्ट एलाई सेट होता है इन द सेंस ऑफ कार्डिनलिटी, और स्मॉलेस्ट स्पैनिंग सेट होता है कार्डिनलिटी के बिहाफ पर। क्योंकि 5 डायमेंशन का है तो बेसिस में 5 एलाई चाहिए, 5 से कम पर वो कंप्रोमाइज नहीं करेगा, अपने आप को जनरेट नहीं कराएगा वेक्टर स्पेस, इसीलिए ये सबसे लास्ट में S3 होगा। ये लास्ट वाला रामासी समझ आया अब जो तुम हमसे कल जाते जाते पूछ रहे थे? जी सर। किस बोर्ड पर लिखा हुआ हर एक पॉइंट पिछले 3 दिनों का एक एक चीज जोड़ के बनाया हुआ है, जो मैं हर एक चीज बोल चुका हूं उस दिन से आज तक। बताओ, ये कोई नया नहीं बोल रहा हूं मैं, ये सारा इन 2-3 दिनों में निकल के आया था। बताओ, धीरे धीरे पढ़ते रहे और फुलझड़ी छूटती रही और ये सब अपने ही आप निकल के आ गया बाहर। इसमें किसी कुछ लॉजिक चाहिए हो तो हमें बताओ, हम पेश करने के लिए तैयार हैं। हटाओ जरा, अभी अभी है, बाकी है। बढ़ो 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 बढ़ो, हो जाए तो बता दियो। हो गया सर, हो गया। हो गया। किसी कुछ पूछना, कोई पॉइंट कुछ भी किसी बच्चे को? नहीं पूछना, शाबाश, बहुत बच्चे होशियार हैं भाई, हमारे बच्चे हैं भाई, होशियार काहे नहीं होंगे। अभी हम पूछेंगे उसे लटक जाएंगे। सर, हाँ सर 4th वाला एक बार और रिपीट करिए ना। अब 4th मिटा दिया, तब से चिल्ला रहे थे तो हमारे पास तो 4th है। बेस इज लार्जेस्ट सेट लिखा हुआ था उसमें। तो बेस इज द लार्जेस्ट इन द सेंस ऑफ कार्डिनलिटी है ना। बेसिस में अगर डायमेंशन कितनी है वेक्टर स्पेस की? 5 है, ठीक? यस सर। और बेसिस एलआई सेट होता है कि नहीं होता? यस सर। कितने वेक्टर रखेगा? क्या सर, एक बार और रिपीट करिए। सुनाई नहीं दिया था? नहीं सर। क्यों? सर मतलब समझ नहीं पाई मैं, क्या बोले आप? समझ नहीं पाए। डायमेंशन वेक्टर स्पेस की 5 है। यस सर। और बेसिस जो उसका होगा वो एलआई सेट होगा। यस सर। है? कितने एलिमेंट होंगे बेसिस में? सर 5। 5 होंगे। यस सर। अब 5 से ज्यादा छठवां रखें हम। यस सर। तो एलआई रहेगा कि एलडी? सर एलडी होगा वो। क्यों? क्योंकि सर डायमेंशन 5 है ना। तो एलआई वेक्टर 5 होंगे तो डायमेंशन 5 होगी। तो छठवां एलडी, छठवां डाल के एलडी कैसे बताओगे? लॉजिक क्या है उसका पीछे? अरे एक बात बताओ, मान लो बेसिस में आपके x1 x2 जोड़ ही नहीं पाते आप लोग, चीजें कहाँ चल रही हैं? x5 है, 5 वेक्टर होंगे बेसिस में, ठीक है? और हाँ, इस 5 वेक्टर से x मान लो v का मेंबर है, x मान लो किसका मेंबर है? यस सर, v का। v का है। अब तुम अगर इसमें कोई छठवां वेक्टर डालना चाहते हो तो ये छठवां वेक्टर किसका होगा? वेक्टर स्पेस से ही तो होगा ना कोई छठवां वेक्टर। हाँ सर। अरे हाँ, है ना। और आप एक क्या करते हैं, बेसिस क्या करती है, एक तो ये एल आई होती है और दूसरा एल बी पूरा का पूरा क्या देती है? बी देती है। यस सर। जब एल बी का मतलब होता है कि इन 5 वेक्टर से बनने वाले जितने भी वेक्टर्स लीनियर कॉम्बिनेशन में पूरा बी बना देंगे, यानी बी के हर किसी वेक्टर को इन 5 से जनरेट कर सकते हो, यही मतलब हुआ। तो yes, इन 5 के अलावा जब छठवां वेक्टर तुमने डाला होगा तो ये छठवां वेक्टर वेक्टर स्पेस होगा और वेक्टर स्पेस का हर एक मेंबर इन 5 से लिखा जा सकता है। तो ये छठवां वाला पीछे वाले इन 5 के लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया तो सेट एल आई रहा कि एलडी? सर सेट तो एलडी हो गया। एलडी हो गया ना। तो 5 से ज्यादा कार्डिनलिटी का तुम्हें एल आई मिला गया? नहीं सर। तो बेसिस एक ऐसा सेट होता है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एलआई पड़े होते हैं, उससे ज्यादा नहीं होता। तो बेसिस जो है वो लार्जेस्ट एलआई सेट है, वही समझा रहे हैं, इसी से तो जुड़ा है। यस सर। और 5 डायमेंशन है तो 5 बेसिस में एलिमेंट हो गए। तो 5 से कम एलिमेंट अगर लेंगे, 4 एलिमेंट लें एलआई या 2 एलिमेंट लें, तो क्या 5 डायमेंशन को जनरेट कर सकते हैं आप? नहीं सर।
जनरेट करने के लिए जनरेटिंग सेट। अच्छा एक बात बताओ, मान लो वेक्टर स्पेस बी की डायमेंशन 5 है, ठीक? यस सर। तो एक सेट है, सारे बच्चे ये सबके लिए है, ये अकेली आकृति के लिए नहीं है, ये सबके लिए। मान लीजिए किसी वेक्टर स्पेस की डायमेंशन 5 है, ठीक है? इस 5 डायमेंशन के वेक्टर स्पेस में एक सेट हम दे रहे हैं जिसमें 4 वेक्टर हैं, x1, x2, x3 और x4। तो आप एक बात बताओ, इस S से जनरेट होने वाला जो सब स्पेस होगा उसका डायमेंशन कितना होगा? क्या 5 होगा कभी? नहीं सर। सिंपल सी बात है, यानी कि 5 डायमेंशन के वेक्टर स्पेस को 4 कार्डिनलिटी का कोई भी सेट जनरेट नहीं कर सकता, चाहे ये अपने आप में 4 कार्डिनलिटी का Li हो या अपने आप में 4 कार्डिनलिटी का Ld हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये 4 नंबर ऑफ वेक्टर मिलके कभी भी 5 आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस Li को नहीं बना सकते। ये बात सच है? यस सर। अब जो बोलने जा रहे हैं वो सभी के लिए है। क्या? मान लीजिए किसी वेक्टर स्पेस की डायमेंशन 5 है। फील द मैथ, देखो कितना आसान कर दे रहा हूं मैं आपको, सीखना और फील करना। डायमेंशन 5 है अगर, और कोई एक सेट ले लिया कैपिटल S जिसकी कार्डिनलिटी x1, x2, x3, x4 और x5। हमने आपको ये बताया, अब ये 5 कार्डिनलिटी का सेट हो गया, ठीक? या हम एक काम करें कि कैपिटल S इज इक्वल टू x1, x2, x3 और डॉट डॉट अप टू x6 तक। इसमें कितने हैं? 5 से ज्यादा भी हैं, यानी कि यहाँ पर जो कार्डिनलिटी है वो डायमेंशन ऑफ V से ज्यादा है और यहाँ पर जो कार्डिनलिटी है वो डायमेंशन ऑफ V के बराबर है। समझते रहना, ठीक? आया ना? यस सर। यहाँ पे डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू 5 है। देखो कैसे समझाते हैं। अब एक बात बताओ, इसमें आने वाले वेक्टर कितने? उतने हैं जितने V की डायमेंशन है। लेकिन समझते रहना, क्या ये सेट हमारा जिसमें 5 वेक्टर हैं, क्या ये 5 कार्डिनलिटी का सेट हमारे B की जनरेट कर पाएगा कि नहीं? अगर ये B को जनरेट करना चाहता है तो B में 5 कोऑर्डिनेट एक्सिस चाहिए जो अलग अलग होने चाहिए, जो डिफरेंट डिफरेंट एंगल पर होने चाहिए। कल का एंगल याद है कि आर स्क्वायर में कोई भी 2 लाइन, कोई भी 2 ऐसे एक्सिस जो नॉन जीरो एंगल पर एक दूसरे के साथ हैं तो हमेशा आपस में एलाई होते हैं और उन दोनों से पूरा पूरा आर स्क्वायर बन सकता है। कल वाली बात याद है? यस सर। हाँ, इसीलिए अगर 5 डायमेंशन है तो इस 5 डायमेंशन का मतलब जानते हैं क्या है? इस 5 डायमेंशन का मतलब है 1 2 3 4 5 ऐसे कहीं रहे होंगे, यानी हर किसी में कहीं ना कहीं ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां ये है। ये 5 दिख रहे हैं एक्सिस आपको? यस सर। और ये सारे के सारे कुछ ना कुछ नॉन जीरो डिग्री पर हैं, कि नहीं? ये नॉन जीरो डिग्री है। तो ये सारे एक्सिस ऑरिजिन से पास हो रहे हैं और सारे के सारे कोई नॉन जीरो एंगल से रोटेशन में है अपने आप में। तो हम ये कहना चाहते हैं, अब सवाल क्या होगा कि इस 5 डायमेंशन वेक्टर स्पेस को बनाने के लिए 5 Li कोऑर्डिनेट एक्सिस चाहिए। और मिस कोरियर, Li कोऑर्डिनेट एक्सिस कैसे पता चलते हैं? वो 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस जो ऑरिजिन जैसे पास हो रहे हो, जिनके बीच में कोई ना कोई नॉन जीरो एंगल, ऐसा फील करते रहो, है? हाँ, तो यस। अब ये 5 वेक्टर तो हैं इसके अंदर, यहाँ 6 वेक्टर हैं इसके अंदर, लेकिन किसी सेट के अंदर उतने ही वेक्टर हों जितनी डायमेंशन हो, या किसी सेट के अंदर उतने वेक्टर हैं, उससे ज्यादा वेक्टर हैं जितनी डायमेंशन है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरा तो ये लेना देना है कि अगर वेक्टर स्पेस को जनरेट करना चाहते हो तो 5 Li है कि नहीं है? 5 कार्डिनलिटी पे फोकस थोड़ी ना कर रहे थे भाई, आकृति किस पर कर रहे हैं? 5 Li हो। तो अभी भी इस S से सवाल पूछा गया, भैया तुम Li हो कि नहीं, या तुम Ld हो? अगर आप Li हैं तो ऑब्वियस होगा क्या कि कैपिटल S ही बेसिस होगा एंड LS ही पूरा पूरा V ले रहा होगा, हाँ या ना? 5 डायमेंशन वेक्टर स्पेस में 5 कार्डिनलिटी का ही अगर Li है तो वो बेसिस ही हुआ होगा, हाँ या ना मिस फोरियर? ये भी एक रिजल्ट है। अरे ठीक, और अगर 5 डायमेंशन के वेक्टर स्पेस में 5 ही कार्डिनलिटी का है तो वो LD है, तो मतलब 5 के 5 Li नहीं है, Li नहीं होंगे। यस सर। तो भैया सीधी सी बात है, क्या हुआ होगा? तब इसका डायमेंशन ऑफ जो LS रहा होगा वो 5 से भी कम आया होगा, कम रहा होगा। यस सर। है? और यहाँ LS भी आया है तो डायमेंशन ऑफ LS यहाँ भी 5 ही आया होगा। यस सर। तो अब तुम समझो ना कि पीछे वाला जो क्वेश्चन कराया था जिसमें 4 वेक्टर ले रहे थे, सुनते रहना, मैं ये हटा दे रहा हूं सारा और इसको रफली आइडिया में ही लिखना सारे बच्चे। एक बात तो समझ आती है, एक पॉइंट और सीखो जरा।
अगर डायमेंशन ऑफ बी इक्वल टू 5 थी और कैपिटल एस के अंदर x1 और x2 और x3 और x4 4 हैं, तो ऑब्वियस है कि डायमेंशन ऑफ ls जो भी आएगी वो कभी भी 5 नहीं होगी, 4 और 4 से कम होगी। दैट इज आपका ls कभी भी v नहीं दे सकता। दैट इज आपका s जो है कांट बी जनरेटिंग सेट। हाँ या ना? यस सर। ठीक है, इससे क्या निकला? इससे ये निकला, सुनते रहे ना ध्यान से, इससे दोनों से कंक्लूजन क्या निकला? इन दोनों से कंक्लूजन ये निकला कि इफ डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू 5 है एंड कार्डिनलिटी ऑफ s इज इक्वल टू 5 है, देन कैपिटल S मे और मे नॉट बी जनरेटिंग सेट। यस सर। है, मे और मे नॉट बी जनरेटिंग सेट। ये निकला कि नहीं निकला? बताओ। अच्छा, यस सर। अब इस क्वेश्चन में क्या हो सकता था कि इस क्वेश्चन में कैपिटल S से पूछा जाता, भैया तुम क्या कर सकते हो, तुम कैपिटल S कंटेनिंग 5 Li और नॉट। अरे 6 एलिमेंट है कि नहीं है? 6 एलिमेंट में से 5 Li रखते हो कि नहीं रखते हो आकृति? अगर 5 Li रख रहे हो तो आपका LS पूरा पूरा B हो सकता है। यस हो सर। गया? यानी कि 6 कार्डिनलिटी का 6 कार्डिनलिटी का सेट है, लेकिन फिर भी उसको स्पैनिंग सेट बनाने के लिए 5 Li नंबर ऑफ वेक्टर चाहिए। चाहिए कि नहीं? यस। और हो सकता है कि इसमें लेस देन 5, जो Li मिले उससे कम भी हो सकते हैं। ये अगर उससे कम हुए तो वो जनरेट नहीं कर पाएगा। तो दिस इज, हाँ ऑब्वियस नहीं करेगा, तब ये LS आपके B के बराबर नहीं है। नहीं आएगा। यस तो सर। क्या है ओवरऑल पूरा पिक्चर देखो, इसमें हमने 5 डायमेंशन में लेके पूरा फील करा दिया आपको। मतलब हाँ, कि अगर मैं ये देखूं कि बेस जब भी स्पैन कराया उसने, उसके अंदर बेसिस मिली, तो एक बात बताओ, बेसिस स्ट्रक्चर को अगर फील करना था तो यही तो समझ आया कि बेसिस से कम पर तो काम चलेगा ही नहीं। बेसिस में 5 होने चाहिए थे, 5 से कम पर तो चलेगा नहीं। तो बेसिस जो है वो आपका सबसे छोटा है, जो Li और स्पैनिंग के बिहाफ पर अगर दोनों में पढ़े तो सबसे छोटा होता है। 5 से छोटे वाला कोई सेट जनरेट नहीं कर सकता। अब एक सवाल का जवाब और देना था कि अगर डायमेंशन n है तो n से ज्यादा कार्डिनलिटी का क्या कर सकता है? सामने है, जनरेटिंग सेट बन भी सकता है और नहीं भी। और इक्वल कार्डिनलिटी का है तब भी कुछ नहीं पता, तब भी वो जनरेटिंग सेट बन सकता है कि नहीं बन सकता। तो ओवरऑल सिर्फ अगर बेसिस को बताना है तो वो कार्डिनलिटी के बिहाफ पर बोल रहा हूं, क्योंकि बेसिस की कार्डिनलिटी 5 है और 5 कार्डिनलिटी का सेट जनरेट कर सकता है, ये चॉइस है। लेकिन 5 से कम वाला नहीं कर सकता। जरूरी ऑब्वियस है, मे नॉट, सामने कंक्लूजन में यहाँ पे। तो इसमें हाँ बिल्कुल, तो द्विवेदी जी हम क्या कह सकते थे इसमें कि जो बेसिस बन रही थी वो आपका स्मॉलेस्ट स्पैनिंग था, और स्मॉलेस्ट स्पैनिंग इन द सेंस ऑफ कार्डिनलिटी इसलिए था कि बेसिस में हम ले रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग द कार्डिनलिटी ऑफ द सेट इज इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस, ऐसा तो नहीं है। अरे ऐसा अगर लेते हैं कि सेट की कार्डिनलिटी उसके डायमेंशन के बराबर है तो कुछ भी आ रहा है, लेकिन यहां हम सेट जो ले रहे हैं जिसकी कार्डिनलिटी डायमेंशन के बराबर है, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं वहां पर कार्डिनलिटी डायमेंशन के बराबर के साथ साथ इसको बेसिस बोल रहा हूं, और उस हिसाब से वो सबसे छोटा हो गया जो क्या करेगा, उसको जनरेट करेगा। तो 2 तरीके लिख रहे, तो उसको जनरेटिंग का बिहेवियर मत, सिर्फ जनरेटिंग मत समझिए, क्योंकि जनरेटिंग के लिए कार्डिनलिटी बराबर यहां ले रहे हैं, और मैं समझ रहा था कि कार्डिनलिटी 5 लेना और बेसिस को स्मॉलेस्ट बोलना अब थोड़ा डिफरेंस था, क्योंकि वहां पर एलाइनेस है, और यही एलाइनेस मुझे सब में चाहिए था। देखो ना, एस कंटेनिंग 5 Li और नॉट, ये जब चेक करिए अगर कर रहा है, अगर एस, हाँ ऑब्वियस है, अगर एस कर रहा है तो पूरा पूरा बनेगा मेरा। तो जो स्पैनिंग में बोल रहा हूं स्मॉलेस्ट सेट के लिए, वो इसलिए बोल रहा हूं कि उसमें एलाइनेस है साथ में। लेकिन अगर तुम्हारे दिमाग में जो चल रहा था उसको अगर बाहर निकाले तो शायद ये भी निकल आता है कि कार्डिनलिटी के बिहाफ पर, इन द सेंस ऑफ कार्डिनलिटी की बात करते हैं, तब वो ऐसा नहीं बोलने वाले हैं कि बेसिस में जितने नंबर ऑफ वेक्टर हैं उसके पैरेलल अगर आप कोई दूसरा सेट बनाए कार्डिनलिटी इक्विवेलेंट सिस्टम में, या इक्विवेलेंट कोई आप दूसरा सेट बनाए, या सिमिलर कोई दूसरा सेट बनाए फाइनाइट में जिसकी कार्डिनलिटी बराबर, उसमें थोड़ी ना ऐसा हो रहा था। तो वो पहले से बेसिस बोला है ना, उसके अंदर एलाइनेस छुपा हुआ था, और उस एलाई से बोला था कि वो सबसे स्मॉलेस्ट बनने वाला है। क्यों? क्योंकि जब भी 5 डायमेंशन को बनाओगे वो यही चाहिए होगा। तो इस पूरे पिक्चर में देख लो ना, 3 चीजें क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर कोई भी सेट किसी को जनरेट कर रहा है ना, और इवन ध्यान रखिएगा
वो बात अलग है कि एक्जिस्टेंस थ्योरम ने नॉन एफजीबीएस पर कोई रिप्लाई नहीं किया। नॉन एफजीबीएस में कतई नहीं लिखते हैं कि वी कैन एक्सटेंड दिस और वी हैव अ बेसिस ऑफ दैट, वो कुछ नहीं मुझे पता, वो केवल एफजीबीएस पे लिखते हैं। और मैंने जैसा कहा एफजीबीएस और एफडीबीएस दोनों को सेम तरीके से हमने रख लिया, और वो भी किस पर था, जब हमने लीनियर कॉम्बिनेशन के डिस्कशन को उठाया। और लीनियर कॉम्बिनेशन जब भी उठाया तो मैंने साफ लिख दिया था हमें फाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर चाहिए केवल। गेट द पॉइंट? ये सारी कहानी लीनियर कॉम्बिनेशन से उठ के आई और वहीं से लाते लाते हमने एक्जिस्टेंस, इनवेरिएंस थ्योरम और एक्सटेंशन थ्योरम, ये तीनों केवल उसी लीनियर कॉम्बिनेशन को बेस बना के रखी हैं। हमने इनको अलग से नहीं पढ़ना था। इनको अगर हम लीनियर कॉम्बिनेशन को हटा के स्पैनिंग से ले आए या कहीं और से ले आए, हमारे बस में नहीं है। फिर हम नॉन एफजीबीएस और इनके सब के लिए कहां से लाएंगे? बहुत सारे ऐसे वेक्टर स्पेसेस जिनकी बेसिस लिखने में शायद एक रात लग जाएगी, हमें तो पता भी नहीं चलेगा बेसिस कैसे लिखी जा रही है। तो उन्होंने साफ जो लिखने की कोशिश की, और ये जो पीछे वाले बोर्ड पे जितना लिखा दिया था, ये सारा का सारा सिर्फ और सिर्फ एफजीबीएस का खेल था, कहीं नॉन एफजीबीएस मेंशन नहीं है। तो ये जो बेसिस लार्जेस्ट एलआई है और स्मॉलेस्ट एलआई है, ये भैया कहां देख पाते हो? आपको भी पता है कि इनफिनाइट में लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट देखने के लिए हमको पावर सेट ऑफ एन की बात करनी पड़ेगी, तो मुझे पावर सेट ऑफ रियल नंबर की बात करनी पड़ेगी, पावर सेट ऑफ रियल नंबर की बात करनी पड़ेगी। तो ये जितना भी लिखा हुआ है, 90% ऑफ ऑथर्स जितना भी ये लिखते हैं ना इसके आसपास, वो सिर्फ एफजीबीएस पे है। और जो नॉन एफजीबीएस से लिखते हैं ना, तो हाथ कांपते हैं उन ऑथर्स के। और ध्यान रखना, मैथमेटिशियन लिख के चले गए, उनको कॉपी करने में हाथ कांप जाते हैं कि भाई ये लिखें कि ना लिखें, क्योंकि उनको एक देखना भी और पड़ेगा, क्योंकि दूसरा एक मेल मिल जाता है उन्हें तब से। अब तो यही चलने लग गया है कि भैया एक आ जाता है कि भैया इसका काउंटर एग्जांपल और दे दो, तो बहुत मुश्किल है। तो ये जितना आपको स्ट्रक्चर दिया जा रहा था, बस आपको एक चीज याद रखनी है, दैट इज द फाइनाइटली जनरेशन और फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेसेस, इनको याद रखना। और फाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर से ही एलआई और एलडी का एक्सटेंशन पढ़ना है, चाहे वो इनफाइनाइट पे पढ़िए चाहे किसी भी पढ़िए। तो फाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स को यूज करके एलआई एलडी पढ़ाया था, क्योंकि लीनियर कॉम्बिनेशन मैंने फाइनाइट पे पढ़ाया। उसके बाद स्पैनिंग बिहेवियर पढ़ाया मैंने, सबसे पहले एम्प्टी को लेकर नॉन एम्प्टी में फाइनाइट को पढ़ाया। उसके बाद मैंने एलआई एलडी इनफाइनाइट सेट का पढ़ाया। उसके बाद मैंने एलआई एलडी जो पढ़ाया है स्पैनिंग में, वो इनफाइनाइट सेट को लेकर पढ़ाया। और कल पढ़ाया था कि शायद बोल दिए थे, उसको आज हम लिख भी लेंगे, कि अगर कोई भी सेट इनफाइनाइट है और उसका स्पैनिंग बिहेवियर पढ़ना चाहते हो, उसका स्पैनिंग स्पेस पढ़ना चाहते हो, जनरेटिंग सेट पढ़ना चाहते हो, जनरेटिंग सब स्पेस पढ़ना चाहते हो, जनरेटिंग वेक्टर स्पेस पढ़ना चाहते हो, तो उसके लिए आपको उसके फाइनाइट सेट के ही थ्रू जाना पड़ेगा, क्योंकि सारा डिस्कशन में लीनियर कॉम्बिनेशन को छोड़ के नहीं ले जा सकता। और लीनियर कॉम्बिनेशन को अगर नहीं छोड़ना है तो फाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स को साथ रखना पड़ेगा। चूंकि नंबर ऑफ वेक्टर्स इनफाइनाइट है आपके पास, तो हम कर भी क्या सकते थे, तो मैंने उस इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स को उतनी ही कार्डिनलिटी, जितनी सेट की कार्डिनलिटी थी, उतने ही नंबर ऑफ फाइनाइट सेट्स में ब्रेक कर लिया। और फिर जाके हमने सबका स्पैनिंग बनाया, और जितने भी स्पैनिंग थे उनको इंडेक्स फैमिली ऑफ सेट्स के यूनियन में लिखना स्टार्ट कर दिया एलएस का, जिससे हमें इनफाइनाइट सेट का एलएस पता चल गया। यहां तक रुकते हैं आके, और ये लास्ट है, इससे ज्यादा पढ़ने को भी नहीं मिलता तुम्हें कहीं। स्पैनिंग और एलआई और एलडी ऑफ द एनी सेट, आप चले जाओ कहीं भी चले जाओ, तो ये लास्ट तक था यहां आते आते। अब पूछो जो पूछना है किसी को। इंटरेस्ट देखा?